स्टूडेंट्स, लेक्चर 3 स्टार्ट करते हैं, बेसिक मैथ्स का। ठीक है, आप लोगों ने नंबर सिस्टम पढ़ लिया था, मैंने आपको सिलेबस बता दिया था। आगे देखना भाई, एक आपके सामने यहाँ पर नई चीज़ आती है, उसे हम बोलते हैं कंटिन्यूड सम एंड प्रोडक्ट। कंटिन्यूड सम एंड कंटिन्यूड प्रोडक्ट, दोनों चीज कंटिन्यूड में है। कंटिन्यूड प्रोडक्ट, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको कंटिन्यूड सम समझना है। पहले तो सिंपल चीज है, कंटिन्यूड सम में तो कोई ऐसी चीज नहीं है। कंटिन्यूड सम का मतलब ये है कि लगातार सम। कंटिन्यू का मतलब होता है लगातार, लगातार सम है ये लगातार सम कैसे है? लगातार सम के बारे में बताऊं मैं आपको कि अगर आपके पास यहां पर लिखा हुआ है, यहां पर 3 टर्म लिखे हुए हैं, एक A1 लिखा है, एक A2 लिखा है और एक A3 लिखा है, ये सम लिखा हुआ है, ठीक है। ये सम लिखा हुआ है आपके पास, तो 3 टर्म का है। इसको लगातार कैसे बोल रहे हो सर आप? ठीक है, मैं इसको लगातार ऐसे बोल रहा हूं कि यहां पर 1 लगाए, यहां पर 2 लगाए और यहां पर 3 लगाए, तो 1 2 3 में लगातार है ये। ऐसा नहीं है 1 लगाए 2 लगाए फिर 4 लगाए, ठीक है, कंटिन्यूड है। तो आपको ये वाली चीज आनी चाहिए 11th क्लास में आने के बाद, जो बहुत कॉमनली यूज होगी कि अगर मेरे पास सम में तो 3 ही लिखे, मैं 10 भी लिख सकता था और मैं 100 भी लिख सकता था। अभी आप 3 में समझो कि अगर आपके पास 3 चीजें सम में लगी हैं या 4 चीजें लगी हैं या 10 चीजें लगी हैं, तो उसे आप बंद करके समेशन में लिख सको, ठीक है। कैन बी रिटन एज, कैन बी, क्या हो रहा है इसमें, रिटन इन समेशन, कैन बी रिटन इन समेशन, ठीक है। अब ये समेशन क्या चीज होती है? ये आप लोगों ने जो समेशन है, ये आपने ज्यादा नहीं पढ़ा होगा, ये आपने क्लास 10th में, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स के चैप्टर में देखा होगा बस। इसी वजह से कुछ बच्चों को स्टैटिस्टिक्स बिल्कुल समझ में नहीं आई होगी, क्योंकि उन्हें यही समझ में नहीं आता है कि समेशन कैसे वर्क करता है, समेशन कैसे वर्क करता है। तो आओ पहले समेशन का सिंबल देखते हैं, ठीक है। तो वो ये लगा आपके पास, ठीक है। अब इस चीज का नाम क्या है? ये अपने आप में ग्रीक लेटर है, जैसे यहां पर होता है ना, ये आपको पता है, इसको बोलते थीटा है। डिनोट क्या करता है वो? सर वो तो एंगल को डिनोट करता है, ठीक है। तो ये अपने आप में जो इसका नेम है, नेम ऑफ लेटर, ये लेटर है ना, ठीक है। नेम ऑफ लेटर क्या है? सिग्मा। लेटर का नाम है सिग्मा, ठीक है। और इसका काम क्या है? काम है इसका समेशन, सम करना। तो सम करना है तो इसको समेशन बोलते हैं, क्योंकि ये सम करता है। तो इसके काम से अगर आप इसका नाम उठाओगे तो क्या होगा? समेशन हो जाएगा। और अगर इसके लेटर से, जो ये लेटर लिखा हुआ है आपके पास, इससे अगर नाम उठाओगे तो क्या हो जाएगा आपके पास? सिग्मा हो जाएगा, ठीक है। तो ये सिग्मा भी बोलते हैं, इसको समेशन भी बोलते हैं, तो हम समेशन बोल के चलेंगे, ठीक है। तो ये आपके पास सिग्मा हुआ, अच्छा, ये सिग्मा, ये समेशन, ये लगकर आ जाता था। आपको पता है, आपको परेशानी होती थी, ये ऐसे करके शायद इसका अच्छा जो बना होता है वो ऐसे बना होता है। थोड़ा बेहतर अगर बनाना चाहो, मैंने तो टेढ़ा करके बना दिया है, लेकिन आपको जल्दी जल्दी बनाना है। अब आपके पास, अब आप कहोगे ये जो लिखा है इसके बारे में बताओ सर, ये जो लिखा हुआ है A1 + A2 + A3, इसको मैं सिग्मा में कैसे लिखूंगा? तो देखो ये सम हो रहा है, सम को डिनोट करता है सिग्मा, ये समेशन सम को डिनोट करेगा। और आपको ऐसे करवाना है सम को डिनोट कि एक बार आपका 1 आए और एक बार आपका 2 आए और एक बार आपका 3 आए। तो मैं देखो इसको बनाने जा रहा हूं समेशन के अंदर, यहां पर मैंने लगा दिया AI, ये जो छोटी सी चीज मैंने नीचे लगाई है, ठीक है। आपको पता है ये जो तीनों चीजें नीचे लगी हुई हैं, ये चीज क्या कहलाती है? इंग्लिश में इसका नाम क्या है? इंग्लिश में, ये मैथ्स नहीं चल रही है, इंग्लिश चल रही है अभी। सबस्क्रिप्ट बोलते हैं ना, कि स्क्रिप्ट तो वो जो लिखी जा रही है, वो फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं, स्क्रिप्ट जिसे लिपि बोलते हैं, ठीक है। तो वो स्क्रिप्ट हुई और नीचे जो लिखी गई वो सबस्क्रिप्ट, ठीक है। अब यहां सबस्क्रिप्ट चेंज, सब ये जो नंबर लिखा हुआ, ये जो लेटर लिखा हुआ ए तो सेम है, आपकी सबस्क्रिप्ट चेंज हो रही है। एक 1 आ रहा है, एक बार 2 आ रहा है और एक बार 3 आ रहा है। सर आपने तो यहां पर ना 1 लगाया, ना 2 लगाया, ना 3 लगाया, आपने तो I लगा दिया। इस I का क्या मतलब है? ये I को तो डिफाइन करो। ये आपके पास, आपके दिल में सवाल आएगा, ये व्हाट इज I?
तो अब हम आई की वैल्यू लिखेंगे। अब आई की वैल्यू कहां लिखी जाती है, आप दुनिया में कहीं भी जाके डिफाइन कर दो, लेकिन जो स्टैंडर्ड तरीका, मैं वहां लिख दूं, वहां लिख दूं, पेज के नीचे लिख दूं, कहीं भी लिख दूं, लेकिन जो स्टैंडर्ड तरीका होता है लिखने का इस आई को डिफाइन करने का, वो हम ये सिग्मा के नीचे की बेस पकड़ लेते हैं और ये ऊपर का डंडा पकड़ लेते हैं कि यहीं लिख के देंगे। यही स्टैंडर्ड तरीका है लिखने का। अब बना रखा है स्टैंडर्ड, ठीक है। तो यहां पर लिखी जाती है आई की वैल्यू, ठीक है। जहां पर ये जो आई है उसके बारे में आपने बोला 1 से लेकर 3 तक जा रहा है, ठीक है। आई इज इक्वल टू 1 और यहां पर 3। इस बात का मतलब क्या होता है, ये जो लिख दी गई है चीज, ये जो पूरी चीज लिखी गई है, इसको आप कैसे पढ़ोगे, आई इज फ्रॉम 1 to 3। और ये जो आई होता है ना, ये हमेशा आपके पास इंटीजर होगा। इंटीजर भी मतलब मैं क्या बोलूं कि ये अपने आप में नॉन नेगेटिव इंटीजर होता है, मतलब कि नेचुरल नंबर आ जाता है ये, एंड 0 नॉन नेगेटिव इंटीजर होता है, माइनस नहीं लगता यहां पर, नॉन नेगेटिव इंटीजर होता है। तो ये i इज फ्रॉम 1 to 3। अगर आपके नॉन नेगेटिव इंटीजर 1 से 3 में जा रहे हैं, इसका मतलब i की क्या वैल्यू हो गई, इस बात का मतलब समझना। इट मींस i कैन बी 1, 2 और एंड 3, 1, 3। आपको यहां पे ये नहीं लगना चाहिए कि i की वैल्यू तो 1 रख दी है सर, हम तो 1 ही रखेंगे बस, नहीं। इस पूरी बात का, ये पूरी एक चीज लिखी हुई है, भले दूर दूर लिखी हुई हो, भले दूर दूर से लिखी हुई है, लेकिन एक चीज लिखी है, इसका मीनिंग होता है। इसका मतलब है i की वैल्यू 1 से 3 तक जा रही है। अगर कोई इंटीजर 1 से 3 तक जा रहा है तो आपको पता है उसकी वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है और 3 हो सकती है, ठीक है। अच्छा, इसका हमारे सम से क्या मतलब है, आप समझना। तो आप i की वैल्यू ऑर्डर में पुट करना शुरू करते हो। तो i के ऑर्डर अगर आपको दिखेगा तो सबसे पहले 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा। जब आप i की वैल्यू 1 पुट करोगे, i की वैल्यू 1, i यहां लगा हुआ है, यहां नहीं पुट करनी है वैल्यू, ये तो बस इन्होंने डिफाइन किया कि वो जो i है, ये जो i है उसकी वैल्यू कहां से कहां जा रही है। तो i की वैल्यू एक बार 1 पुट करी जाएगी। अब मैं यहां दिखाता हूं आपको कि समेशन के अंदर i इज इक्वल टू 1 to 3, ai लगा हुआ है। अभी आपके दिल में और भी सवाल आ रहा होगा, सर आई ही लगाते हैं क्या वहां पे, हमने भी समेशन fi xi पढ़ा था। नहीं, आप कुछ भी लगा सकते हो, मैंने वो लगाया जो सबसे स्टैंडर्ड है। अब आप कह रहे हो सर आई की वैल्यू 3 पुट करी जा सकती है, 3 वैल्यूज पुट करी जा सकती है, एक बार 1, तो मैं इस आई की जगह 1 पुट कर दूं। तो ये इसका काम तो होता है सम करना, फॉर एडिशन। ये वो चीज है जिसके अंदर आई की वैल्यू पुट करी जाएगी, इसमें कुछ नहीं किया जाएगा, ये नहीं आएगा। आप आगे जब लिखने जा रहे हो उसमें ये नहीं आएगा। तो आई की वैल्यू अगर मैंने 1 पुट करी तो यहां पर a1 बन गया, ठीक है। आप कहोगे आपने कहा था आई की वैल्यू 2 भी पुट कर सकते हैं, तो आप 2 भी पुट कर देते हैं, तो आपको पता है a2 बन गया। फिर आपने कहा था कि आई की वैल्यू तो 3 भी पुट कर सकते हैं, तो a3 भी बन गया, a3 बन गया। ये तो आपने 3 नंबर लिख दिए सर, एक a1 लिख दिया, एक a2 लिख दिया, एक a3। ये वो कैसे बनेगा, तो मैंने अभी बताया इसका नाम क्या होता है, ये इसका नाम क्या है, समेशन। ये किस काम में आता है, एडिशन में। जब आप आई की अलग अलग वैल्यू लेकर ये a वाला टर्म निकालोगे तो वो जितने भी टर्म आएंगे वो सब आपस में ऐड होंगे, वो जितने भी टर्म आएंगे वो आपस में ऐड होंगे। अभी 3 आए तो तीनों ऐड हो गए। अच्छा, आई की अलग अलग वैल्यू रखी गई, उससे मेरे पास एक बार a1 आया, एक बार a2 आया, एक बार a3 आया। अब वो जो तीनों टर्म आ गए हैं, वो तीनों टर्म क्योंकि बाहर समेशन लगा है, तो वो कह रहा है कि जो जो आप a के साथ लिख कर लाओगे, जितने भी टर्म निकाल के लाओगे, उस सब में एडिशन होगा। आपने एडिशन कर दिया। बात समझ में आ रही? इस तरीके से इसको ऐसे लिखा जा सकता है। फिर सवाल ये आएगा इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं, हमें तो ये आसान लग रहा है। जब 3 टर्म है तब ना आपको आसान लग रहा है। जब 3 टर्म है, 100 हो जाएंगे तो आप 100 तक लिख ही नहीं पाओगे। आपको कि हमारे पास तरीका है सर, हम डैश 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 लगाएंगे और 100 कर देंगे, वो ठीक है, वो भी तरीका, लेकिन ये ज्यादा स्टैंडर्ड मेथड, बहुत कॉमनली यूज्ड, बहुत कॉमनली यूज्ड। देखिए बार बार दिखेगा आपको समेशन से अब घबराना नहीं है। आप जैसे समेशन से 10th क्लास में घबराते थे, अगर आप वैसे ही 11th क्लास में घबराते रहे, आपसे कुछ नहीं हो पाएगा। फिर आपको घबराना नहीं है, आप समेशन लगाने के लिए उत्सुक रहो कि हम तो समेशन में लिखेंगे, हम लिखेंगे नहीं ऐड करके, हम तो समेशन में लिखेंगे। आपको लग रहा है कि आप समेशन के बिना काम चला लोगे, मैं आपको बता रहा हूं, ये क्वेश्चन के बीच में जब लग कर आएगा तो आप पढ़ना भी नहीं चाहोगे कि ये क्यों लगा हुआ है, इतने बड़े क्वेश्चन के बीच में ये क्या लगा हुआ है। इसलिए आपको समेशन की आदत डालो, आपको समेशन की आदत डालनी है। अच्छा, अब मैं ऐसी एक और आपको एग्जांपल देता हूं।
कि समेशन के अंदर अगर आपके पास यहां पर ए आई लिखा हुआ है और आई की वैल्यू 1 से लेकर 10 तक जा रही है, तो आपको पता है एक बार आप आई की वैल्यू 1 पुट करोगे, आपने 1 पुट कर दी। समेशन ओपन कर रहा हूं, इसको कहते हैं समेशन एक्सपैंड करना। ये क्या चीज हो गई? एक्सपेंशन ऑफ समेशन, एक्सपेंशन ऑफ समेशन। ठीक है, एक बार आई की वैल्यू 1 पुट करी, A1 आ गया। एक बार आपने आई की वैल्यू 2 पुट करी तो A2 आ गया। एक बार 3 पुट करी तो A3 आ गया। ऐसे चलते जाओगे। एक बार 9 पुट करोगे तो A9 आ जाएगा और 10 पुट करोगे तो A10 आ जाएगा। वो सब आपके पास नेचुरल नंबर और जीरो भी हो सकता है, ज्यादा ज्यादा वो होती है। अच्छा, फिर ये हमने तो वैल्यू पुट करके ए वाले टर्म निकाल लिया। इसका करना क्या है? ये समेशन लगा है, इसका मतलब है सब में एडिशन होगा। एडिशन, एडिशन होगा। तो अगर आपके पास ये लिखा है तो आपको वो लिखना आना चाहिए। यहां से यहां जाना भी आना चाहिए और यहां से यहां जाना भी आना चाहिए। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोर इंपॉर्टेंट। समेशन ओपन करना कोई बड़ी बात नहीं है, समेशन में बंद करना वो थोड़ी सी ज्यादा बड़ी बात है। मैं आपके सामने लिख दूं, अगर आपके पास A1 प्लस A2 प्लस A3 से लेकर A99 तक चल रहा है, तो इसको आप समेशन में बंद करो, तो आप कहोगे सर यहां पर 1 2 3 से लेकर 99 चल रहा है। ये जो सबस्क्रिप्ट लगी थी कि ये 99 तक जा रही है। ठीक है, तो मैं लिखूंगा यहां पर समेशन लगाऊंगा, यहां पर मैं लगाऊंगा AI, क्योंकि नीचे वाला टर्म या आई नीचे वाला टर्म बदल रहा है। जो टर्म बदल रहा है उसे देखोगे। यहां पर आपने AI लगा लिया। अब जब आई की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा, 2 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा, 3 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा। तो आई की वैल्यू पुट करना स्टार्ट करनी है 1 से, और कहां तक पुट करते रहनी है आपको? 99 तक। तो आई की वैल्यू आपने 1 से शुरू करी और कहां तक ले गए आप? 99 तक। 99 तक। ये दोनों अपने आप में अलग अलग चीजें हैं क्या? नहीं, अभी इस टाइम पे एक ही चीज मानी जाती है। सिग्मा खाली लगाने का कोई मतलब नहीं है, कोई टर्म तो होना चाहिए ना। यहां पर कुछ नहीं होगा तो 1 मानेंगे, यहां पर 1 मानेंगे। ये जो गिनती होती है आपके पास 1 से लेकर 99, ये गिनती ये बताती है आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स कितने निकलेंगे। नंबर ऑफ टर्म्स आप देखो, 1 2 3 से लेकर 99 तक की गिनती लिखी, 99 टर्म लगे हैं। 1 से लेकर 99 टर्म आए हैं। मैं आपको एक और, आप कहो कभी ए ही चलता है क्या? ये बताओ, आप कहोगे सर बी के नीचे आपने 1 से तो स्टार्ट ही नहीं किया। मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं बस कि आई की वैल्यू जरूरी नहीं है कि 1 से स्टार्ट हो। ठीक है, 1 और 0 सबसे ज्यादा कॉमनली यूज्ड है, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन वगैरह सब ऐसे आते हैं। लेकिन अभी भी ये सम ही तो लिखा है। ये अपने आप में सम ऑफ कितना टर्म है? ये 17 टर्म से 17 टर्म। आप गिन लेना, 17 टर्म है। 5 से लेकर 21 तक 17 होते हैं। 21 में से 5 घटाऊंगा तो 16 आएगा। तो टर्म 17 कैसे है? मैं आपको दूसरे तरीके से समझाता हूं। आपको पता है 1 से लेकर 21 तक कितने टर्म होते हैं? सर 1 2 3 4 5 से लेकर 21 तक तो 21 टर्म्स होते हैं। तो अगर ये 1 से शुरू होता और 21 तक जाता तो कितने टर्म आते? आगे 21 टर्म। तो 1 से तो शुरू हो नहीं रहा, कितने टर्म नहीं है? तो आप कहोगे एक तो B1 नहीं है, एक B2 नहीं है, B1 नहीं है, B2 नहीं है, B3 नहीं है और B4 नहीं है। 4 टर्म नहीं है। अगर 1 से शुरू करके 21 तक ले जाता तो 21 टर्म होते, और पहले 4 टर्म नहीं है। इसका मतलब 21 में से 4 टर्म हटा दिए इन्होंने 21 टर्म में से, और 4 टर्म हटा दूंगा तो कितने टर्म बचेंगे? 17 टर्म्स बचेंगे। अब आप इसी में फंस गए। अच्छा, मतलब कि अगर 5 से 21 तक की काउंटिंग है तो आज तक तो हम बोल रहे थे कि 16 नंबर आते हैं, असलियत में 17 नंबर आते हैं क्या? बिल्कुल 17 नंबर आते हैं। आप काउंट करो, 1 से लेकर 21 तक 21 टर्म। आपने 1 हटा दिया, 2 हटा दिया, 3 हटा दिया, 4 हटा दिया, 4 टर्म हटा दिए। अगर टोटल 21 टर्म में से 4 टर्म हटाएं तो 17 ही तो टर्म बचे। 17 ही तो टर्म बचे। समेशन कैसे लिखेंगे? आपको पता है समेशन लगेगा, बी के नीचे आई लगेगा आज भी। अच्छा, बी के नीचे आई लगेगा। बी के नीचे आई लगा दिया। बी के नीचे आपने आई लगा दिया। आपको पता है आई की वैल्यू आज कहां से शुरू हो रही है? 5 से, और कहां तक जा रही है? 21 तक। तो अब आई की जो पहली वैल्यू पुट होगी वो 5 पुट होगी, 1 नहीं पुट होगी। अब आई स्टार्टिंग फ्रॉम 5 एंड गोइंग टिल 21।
तो आई की वैल्यू पहले 5 पुट होगी तो बी के नीचे 5 लगेगा, B5 निकलेगा। फिर अगली वैल्यू आपको तो नेचुरल नंबर पे चलना है, 5 के आगे 6 आएगा, फिर B6, फिर B7, ऐसे करके 21 तक। इतनी बात में क्लैरिटी होनी चाहिए, ठीक है। अब समझना, अब आपके दिल में सवाल आएगा, आर सर ये क्या कर दिया आपकी बार। अगर मैंने सबस्क्रिप्ट में आई ना यूज करके आर यूज कर लिया है तो कोई परेशानी नहीं है। आज तक हम आई यूज कर रहे थे, इसका मतलब ये नहीं है कि वही यूज कर सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वही यूज कर सकते हैं। आप कोई भी स्मॉल लेटर उठा के नीचे लिख दो। कॉमनली यूज्ड आपके पास कौन कौन से होते हैं सबस्क्रिप्ट के लिए? सबस्क्रिप्ट के लिए कौन से कॉमनली यूज्ड है? आई है, आर है, एन है। सबसे कॉमनली यूज तो वैसे है आपके पास एन, फिर आपके पास होता है आर, और फिर होता है आई, और फिर होता है के। ये कॉमनली यूज्ड है कि नीचे आप एन लगाओ और एन की वैल्यू ले जाओ। एन, आर, आई और के ये सबसे कॉमनली यूज्ड है। इसका मतलब ये नहीं है कि क्या हम नीचे सी नहीं लगा सकते, अरे लगा दो सी की वैल्यू ले जाओ, लेकिन वो कॉमनली यूज्ड है, ठीक है। अच्छा, तो आर की वैल्यू पहले 3 पुट करनी है। 3 पुट करूंगा तो A3 निकल आएगा, फिर 4 पुट करूंगा तो A4 निकल आएगा, फिर 5 पुट करूंगा तो A5 निकल आएगा, 6 पुट करूंगा तो A6 निकल आएगा, और 7 पुट करूंगा तो A7। और फिर अगर मैंने एडिशन शुरू किया तो यहां पर आर की जगह पर सब पुट करने के बाद एडिशन कर दिया आपने। एडिशन क्यों किया? क्योंकि समेशन का काम ही होता है कि आर की अलग अलग वैल्यू डाल के जितने भी टर्म निकले वो सब आपस में ऐड होंगे, वो सब आपस में ऐड होंगे। आपको ये सारी बातें जो मैं बोल रहा हूं वो लिखते चलना, क्या बात हो रही है, वो सब आपस में ऐड होंगे। ये सब ऐड हो गए, देखो आर की वैल्यू 3 से लेकर 7 तक गई है। अब आपको लग रहा होगा 7 में से 3 घटाऊंगा अगर तो 4 टर्म आने चाहिए थे, तो मैंने अभी बता दिया ऐसा होता ही नहीं है। 5 टर्म आए निकल के, 1 2 3 4 5। फिर आप वैसे ही गिनो, अगर आप 1 से 7 तक गिनते तो 7 टर्म होते। कौन सा टर्म हटा दिया? एक A1 नहीं आया और एक A2 नहीं आया, 7 में से 2 हटाए हैं, 2 हटाए तो 5 ही तो बचेंगे। तो मतलब ऐसे नहीं गिना जाता कि पहले नंबर में से वो लास्ट नंबर में से पहला नंबर घटा दो तो काउंटिंग होती है, नहीं, ये काउंटिंग मेथड नहीं है, ये काउंटिंग मेथड नहीं है। उससे तो एक कम नंबर आता है हमेशा। अगर आप घटा रहे हो तो आप हमेशा 1 ऐड करो, 7 - 3 और फिर प्लस में 1, ठीक है। इतनी बात में कोई परेशानी नहीं है। अच्छा, हमने तो ये पढ़ा है सर क्लास 10th में। क्लास 10th में क्या पढ़ा है आपने? क्लास 10th में हमने तो पढ़ा था समेशन के अंदर यहां पे लगा था हमारे पास FI और यहां पे लगा था मेरे पास XI। तो अगर मैं आपको बताऊं कि क्या चीज होती थी, तो आपको पता है यहां पर एक टेबल होती थी आपके पास XI की, ठीक है। ये क्या चीज होती थी आपके पास? ये ऑब्जर्वेशन होती थी, ठीक है। मतलब कि एक X1 जो पहला टर्म होता था उसके अंदर उसका नाम होता था X1, जो दूसरा होता था उसका नाम होता था X2, ठीक है। ऐसे करके मान लो 10 टर्म होते X10। फिर उसके बाद आपका यहां पर एक टेबल होती थी FI की। FI का मतलब फ्रीक्वेंसी, तो यहां पर आपका F1, यहां पर आपका F2 से लेकर F10 तक। और फिर एक टेबल होती थी XI और FI की, FI इंटू XI की, क्योंकि आपको तो एवरेज निकालना होता था, मीन आप कैसे निकालते? सबका सम करना था आपको। अब ये जो XI आ रहा है, ये जो X1 आ रहा है, वो एक बार तो आ नहीं रहा। अगर ये सब एक बार आ रहे होते तो X1 प्लस X2 से लेकर X10 करते और डिवाइड बाई 10 कर देते। अब मान लो ये 2 बार आ रहा है, अगला वाला 3 बार आ रहा है, उसका अगला वाला 1 बार आ रहा है, उसका अगला वाला 6 बार आ रहा है। इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स तो बढ़ जाते थे। ये सब अब तो आप पढ़ चुके हो। तो ये FI XI क्या होता था? ये अपने आप में F1 X1 और यहां पर आपका F2 X2 से लेकर आपके पास F10 X10, और इन्हीं का तो यहां पर सम होता था, यही तो होता था। उसी सम को ऐसे लिख दिया जाता था जहां पर आई की वैल्यू, अभी मैं एग्जांपल दिखा दूं, आई की वैल्यू 1 से लेकर 10 तक। तो ये अपने आप में क्या चीज होती थी? ये अपने आप में होता था F1 X1 प्लस में यहां पर होता था F2 X2 प्लस में यहां पर होता था F3 X3, और ऐसे आप चलते जाते हो। यहां पर होता आपके पास F4 और X4, सॉरी F10 और X10। सम है वो टेबल आप पहले ही बना के रखते थे कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आपने पहले ही नंबर लिख लिए, इन सबको ऐड करना होता था। अरे बस यही होता था क्या? तो ये देख के तो हमारे तो प्राण सूख जाते थे, सर ये क्या लिख दिया पता नहीं। और इसके नीचे समेशन FI और लगाते थे एवरेज के लिए। मीन जो X बार आता था वो समेशन FI XI अपॉन समेशन FI। आपने तो रट लिया है, आपको समेशन इतना सभी नहीं पता, लेकिन आप रटाए हो, ठीक है। जिसको पता है बहुत अच्छी बात है,
जरूरी नहीं कि सबको नहीं पता हो। अब समझना बात। और अब मैं एक और आपके सामने लिखता हूं, लगाते चलें क्या एग्जाम्पल। ठीक है, तो ये आपके पास पहला एग्जाम्पल, ये आपके पास दूसरा एग्जाम्पल, ये आपके पास तीसरा एग्जाम्पल, ये आपके पास चौथा एग्जाम्पल, ये आपके पास पांचवा एग्जाम्पल, और ये आपके पास ये छठा एग्जाम्पल आ रहा है। अब सिक्स्थ एग्जाम्पल। समेशन में समझना, अगर आपके पास यहां पर एक के लगा हुआ है, नहीं एक के नहीं लगा हुआ, 2k लगा हुआ है, और k की वैल्यू आपके पास 0 से लेकर 5 तक जा रही है, क्या मतलब सबस्क्रिप्ट में आपकी बार k नहीं लगा अकेले? नहीं, k नहीं लगा। और थोड़ा बड़ा लिखूं जिससे आपको दिखे। a के नीचे यहां पर लगा हुआ है 2k, और ये लगा हुआ है आपके पास समेशन k इज इक्वल टू 0 to 5, 0 to 5। मतलब कि यहां पर अब की बार सबस्क्रिप्ट में k नहीं लगा, अकेले 2k लगा हुआ है। मतलब कि यहां पर जरूरी नहीं है कि सिर्फ अकेला ये वाला नंबर लिखा हो, नहीं ये वाला लेटर लिखा हो, नहीं कुछ और भी लिखा आ सकता है, 2k लिखा हुआ है। तो आप समझो जब आप k की वैल्यू 0 पुट करोगे, पहली वैल्यू 0 पुट करनी है, फिर 1 2 3 4 5, ये नेगेटिव नहीं हो सकता कि -1 भी ले जा सकते हैं क्या सर? नहीं, 0 से शुरू होगा ज्यादा से ज्यादा। तो आपके पास यहां पर आ जाएगा a में 0, ये क्या हुआ? इसको बोलोगे आप a0। बहुत सी जगह पर जो 0 होता है ना उसको नॉट बोला जाता है। 0 का मतलब कुछ नहीं, नहीं, उससे नॉट लगा दिया उन्होंने, a0। जैसे भी, मुझे उसका ओरिजिन नहीं पता है, a0 बोला जाता है। नाम है 0 लग जाता है, नहीं a0 बोलते हैं। तो वो a0 आया आपके पास। अच्छा, फिर जब आप k की वैल्यू 1 पुट करोगे, 0 के बाद 1 पुट करोगे, जब आप k की वैल्यू यहां पर 1 पुट करोगे तो 1 तो इस 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो असलियत में जो सबस्क्रिप्ट दिखेगी आपको वो तो a2 दिखेगी। हाँ a2। नहीं सर, हमने तो k को 1 पुट किया, आपने तो k को 1 पुट किया है, लेकिन सबस्क्रिप्ट में k थोड़ी है, सबस्क्रिप्ट में तो 2k है। अगर वो 2k k की वैल्यू 1 पुट करोगे तो 2 मल्टीप्लाई होगी, a2 निकलेगा। अच्छा, तो ये कैसे आया k को 0 पुट करके, ये कैसे आया k को 1 पुट करके। अब आप k को 2 पुट करोगे, जब आपने k की वैल्यू 2 पुट करी यहां पर, तो 2 इस 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो सबस्क्रिप्ट में तो 4 लगा। फिर आप क्या करोगे? k की वैल्यू को 3 पुट करोगे। अगर आपने k की वैल्यू को 3 पुट किया यहां पर, तो 3 इंटू 2, ये तो 6 निकला। फिर आप k की वैल्यू को 4 पुट करोगे, तो 4 इंटू 2 8 निकलेगा। और फिर जब मैं k की वैल्यू को 5 पुट करूंगा तो ये आपके पास 8 10 निकलेगा। अब आपके दिल में आएगा, सर आप तो बात कर रहे थे बड़ी बड़ी के कंटिन्यूड प्रोडक्ट है, ये तो कंटिन्यू नहीं कर रहा। तो देखो, कंटिन्यूएशन को अलग अलग तरीके से डिफाइन किया जाता है। ये अपने आप में इवन नंबर तो कंटिन्यूड है, इवन नंबर कंटिन्यूड, देखो 0 2 4 6 8 10, किसी ना किसी रूल के अंडर वो कंटिन्यूड है। वो चाहे वो सारे नेचुरल नंबर नहीं है, लेकिन वो इवन नंबर आ रहे हैं लगातार, 0 2 4 6 8 10, वो कंटिन्यूड है। अच्छा, ऐसे आया, तो ये तो सबस्क्रिप्ट हुई। अब सवाल क्या आएगा? ठीक है, क्वेश्चन, ये हमारा क्वेश्चन नहीं है, ये आपके दिल का क्वेश्चन, जो किसी के में आ रहा होगा, किसी के में नहीं आ रहा होगा। दिल में क्या क्वेश्चन आया? अब ये सवाल आया, क्या ये जो के जो हमने यहां पर समेशन का, इसको बोलते हैं हम, बता दूं मैं, ये सारे जो नंबर लगे हुए ना यहां पर नीचे, ये जो चीज लगी हुई है, क्योंकि इसकी वैल्यू बदल रही है तो ये वेरिएबल है, वेरिएबल ऑफ समेशन। आप ऊपर लिख लेना, एक में लिख लेना, किसी में एक ही बात है। ये जो चीज है, इसकी वैल्यू 1 से 10 तक जा रही है, तो ये वेरिएबल ऑफ समेशन है, वेरिएबल ऑफ समेशन। ठीक है, आई जो है वो वेरिएबल ऑफ समेशन है। तो ये वाला, ये चीज क्या है आपके पास? वेरिएबल ऑफ समेशन के। अब की बार, अब मैं आपके दिल का सवाल को उठा रहा हूं, ये जो वेरिएबल ऑफ समेशन है आपका के, क्या वो हमेशा सबस्क्रिप्ट में ही आएगा? विल वेरिएबल ऑफ समेशन ऑलवेज अकर्स इन सबस्क्रिप्ट? सबस्क्रिप्ट मतलब नीचे जो लिखा हुआ है,
क्या वो हमेशा सबस्क्रिप्ट में आएगा? तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। आंसर मैंने दिया है नो, कि वो हमेशा सबस्क्रिप्ट में आए ये वाली बात जरूरी नहीं है। कैसे सर बताओ? 7वां एग्जाम्पल देखो। 7वां एग्जाम्पल क्या है कि समेशन के अंदर आपके पास यहां पर आर की वैल्यू 1 से लेकर 4 तक जा रही है। आर की वैल्यू 1 से लेकर 4 तक, और यहां लगा हुआ है आपके पास 4r प्लस में 3, 4r लगा है बस। चलो अभी 4r समझना। तो आप कहोगे ये अब ये सबस्क्रिप्ट में नहीं है, अब ये आपका ऐसे नंबर लिख 4 के साथ मल्टीप्लाई होता हुआ लिखा है, 4 के साथ मल्टीप्लाई होता हुआ। लेकिन समेशन लगाए तो काम आज भी वही होगा कि आर की वैल्यू एक बार 1 पुट करोगे, आर की वैल्यू 1 पुट करोगे तो 4 के साथ लग जाएगा 1। उसके बाद आर की वैल्यू 2 पुट होगी तो 4 के साथ लग जाएगा 2। फिर आर की वैल्यू 3 पुट होगी तो 4 के साथ लग जाएगा 3। फिर आर की वैल्यू 4 पुट होगी तो 4 के साथ लग जाएगा 4। आर की वैल्यू 1 पुट करी, आर की वैल्यू 2 पुट करी, आर की वैल्यू 3 पुट करी और आर की वैल्यू 4 पुट करी, चारों वैल्यू पुट कर दी। और फिर ये सब वैल्यू पुट करके होगा क्या? फिर इन सब में सम होगा। अच्छा, तो ये तो कोई नंबर निकल आया। हाँ, तो नंबर निकल आया तो क्या हुआ? 4 + 8 + 12 + 16। अगर आप 4 कॉमन निकाल लो यहां से तो ये 1 + 2 + 3 + 4, जो अपने आप में 10 × 4 40 के बराबर होता है। 40 के बराबर। अच्छा, ऐसे भी लगकर आ सकता है। हाँ, तो आप देखो कि आर की वैल्यू 1 से लेकर 4 तक जा रही थी, तो 1 2 3 और 4 गिन रहा हूं, 1 2 3, तो टर्म 4 निकल कर आए। ऊपर देखते हैं, के की वैल्यू 0 से लेकर 5 तक जा रही थी, तो 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4 और 5। ठीक है, 0 1 2 3 4 और 5, 6 टर्म निकल कर आए। तो देखो 6 निकल कर आए, 4 वो लगे, 2 ये लगे, 6 टर्म निकल कर आए। अच्छा, इसका मतलब जो ये लगा होता है ये बताता है आपको नंबर ऑफ टर्म्स। वो मैंने शुरुआत में ही लिख दिया, इसीलिए यहां लिख दिया था कि ये जो चीज होती है ये आपको बताती है कितने टर्म निकलेंगे। और टर्म कैसे निकलते हैं कि यहां पर कुछ पड़ा हुआ होता है, उस हिसाब से निकलते हैं। ठीक है, इतनी बात में आपको परेशानी नहीं होगी। अच्छा, ठीक है, अब मैं इसकी जनरल बात लिख देता हूं आपके पास फॉर्मूला टाइप का, कि समेशन के अंदर r = 1 to n AR, जहां पर n जब मैंने यहां पर लिख दिया तो आपको पता है ये r की वैल्यू है, कि r की वैल्यू जहां पर एंड हो रही है। और ये जो r की वैल्यू है, क्योंकि ये वेरिएबल ऑफ समेशन है, तो इसकी वैल्यू नेचुरल नंबर होगी। 1 से शुरू हो रही है, नेचुरल नंबर होगी, तो इसका मतलब n अपने आप में क्या होगा? एक नेचुरल नंबर होगा, नेचुरल नंबर। तो ये जो वैल्यू निकल कर आती है आपके पास, ये निकल कर आएगी, एक बार r की वैल्यू 1 पुट करोगे A1, और मैं अब प्लस लगाता चल रहा हूं पहले, क्योंकि मुझे पता है कि सब टर्म में प्लस लगना है। और लास्ट टर्म क्या आएगा आपके पास? AN। लास्ट नंबर n लिखना है ना। अब वो n कितना नंबर है मुझे मतलब नहीं, वो n आ गया। और उससे पहले वाला कैसे आएगा? आप कोई भी टर्म उठा लो, अगर ये A3 था तो उससे पहले वाला A2 था, मतलब इस 3 में से 1 घटाकर आया है। और अगर ये A2 था तो इससे पहले वाला A1 था, मतलब इस 2 में से 1 घटाकर आया है। तो अगर ये AN है तो इससे पहले वाला जो टर्म होगा उसकी जो सबस्क्रिप्ट होगी उसके अंदर n से एक छोटा नंबर लगा होगा, n से एक छोटा नंबर। और n से छोटा नंबर कैसे लाते हैं? लाने का तरीका AN-1, n में से एक घटा दोगे n-1। ठीक, और n पता हो तो मान लो n की वैल्यू 15 होती तो आप उसे 14 लिख देते, लेकिन अभी पता नहीं है तो n-1 लिखा रहने देंगे। तो ये चीज समेशन होती है आपके पास, समेशन। बात समझ में आ रही है? ये r आपका वेरिएबल ऑफ समेशन, यहां पर जो लिखा हुआ है ये वेरिएबल ऑफ समेशन है। a नहीं है आपका वेरिएबल ऑफ समेशन, r है, जिसकी वैल्यू बदल रही है, एक बार 1 हो रही है, एक बार 2 हो रही है, एक बार 3 हो रही है, से लेकर n तक जा रही है। क्या n है मेरा वेरिएबल ऑफ समेशन? नहीं। Here variable of summation is r, और साथ साथ n is not variable of summation इस वाले केस में।
n जो है समेशन का वेरिएबल नहीं है। n तो कोई नंबर है, वो 10 होता तो क्या 10 वेरिएबल ऑफ समेशन था? उसकी बस मुझे वैल्यू नहीं पता है, वैल्यू नहीं पता है। कांस्टेंट नंबर जिसकी वैल्यू नहीं पता है वो भी अभी लिख देता। चलो n इज एन, ये बहुत बार यूज होगा आपके पास टर्म, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट क्या चीज होती है? आर्बिट्रेरी आपको पता है रैंडम चीज को बोलते हैं आर्बिट्रेरी, जिसका कोई पैटर्न नहीं है, कुछ नहीं है। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, इसका मतलब कांस्टेंट whose value is not known। वैल्यू इज नॉट नोन। तो आप बोलोगे जिसकी वैल्यू नोन नहीं होती उसे वेरिएबल नहीं बोलते क्या? देखो वेरिएबल में अगर आप वेरिएबल वर्ड को देखो, ठीक है, तो ये बना कैसे? आप संधि विच्छेद करवाओगे मुझसे। वेरी करना किसको बोलते हैं? चेंज होने को। कोई चीज वेरी कर रही है इसका मतलब चेंज हो रही है, ठीक है, चेंज। ठीक है, जो चीज चेंज होने के एबल हो, चेंज होने की काबिलियत हो उसके अंदर, चेंज होने की सलाहियत, तो आप समझ ही नहीं पाओगे इतनी उर्दू, ठीक है, ठीक है, चेंज होने की कैपेबिलिटी हो उसके अंदर, ठीक है। तो जिस चीज के अंदर वेरी होने की कैपेबिलिटी होती है वो कहलाता है वेरिएबल, जो वैल्यू बदल सकता है अपनी। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, तो ऐसा नहीं है कि वेरिएबल आपका अननोन ही अननोन होता है। जैसे आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वेरिएबल होता है, उस वेरिएबल की वैल्यू निकाल लाते हो ना, आप दो वैल्यू निकाल के लाते हो, निकाल लाते हो। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट वो कांस्टेंट है जिसकी एक ही वैल्यू होगी, लेकिन वो क्या वैल्यू है ये हमें अभी पता नहीं है, ना हमें पता करनी है, वो अभी वो मुझे पता भी नहीं करनी है, ठीक है। वो ऐसा नंबर नहीं है जो बार बार अपनी वैल्यू बदलेगा, नहीं, वो कोई एक कांस्टेंट वैल्यू है, वो कुछ भी हो सकती है वैल्यू, लेकिन हमें पता नहीं है बस। अच्छा, अब समझना आगे प्रॉपर्टीज ऑफ समेशन। प्रॉपर्टीज ऑफ समेशन, ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी समझना, पहली प्रॉपर्टी कि अगर समेशन के अंदर मेरे पास, प्रॉपर्टी तो मैं भी लिख रहा हूं, i इज इक्वल टू 1 to n, और यहां पर 1 लिखा हुआ है, सिर्फ 1 लिखा हुआ है। अब मैं आपको एग्जाम्पल समझाता हूं, प्रॉपर्टी तो मैं भी लिख दूंगा, आप एग्जाम्पल देखो। आप इसका एग्जाम्पल देखो पहले, ठीक है। ये एग्जाम्पल क्या है कि अगर मेरे पास समेशन के अंदर i की वैल्यू 1 से लेकर 5 तक जा रही है और यहाँ 1 लिखा हुआ है, आपको पता है प्रॉपर्टी में तो मुझे जनरल आर्बिट्रेरी कांस्टेंट लेना पड़ेगा, यहाँ पर ये वेरिएबल ऑफ समेशन है, ठीक है। अब आपके दिल में पहला सवाल उठेगा कि सर i की वैल्यू 1 से लेकर 5 तक पुट करनी है। अभी तक आपने जितने भी क्वेश्चन लिखवाए हैं, जितने भी एग्जाम्पल करवाए, उसमें यहां कहीं ना कहीं तो i होता था या r होता था। जो भी चीज वेरिएबल ऑफ समेशन होती थी वो यहां होती थी, चाहे वो सबस्क्रिप्ट में लगाओ चाहे वो मल्टीप्लीकेशन में लगाओ, वो एडिशन में भी लग सकता है, लगाया नहीं था मैंने, लेकिन वो प्रेजेंट होता था। अभी आपको यहां पर दिख रहा है, ठीक है, कि वेरिएबल ऑफ समेशन इज नॉट प्रेजेंट। समेशन इज नॉट प्रेजेंट, ठीक है, वेरिएबल ऑफ समेशन। अगर वेरिएबल ऑफ समेशन प्रेजेंट होता है तो देखो वैल्यू कैसे निकलती, क्या आपके पास a के साथ एक बार 1 आता और एक बार 2 आता और एक बार 3 आता, तो ये अपने आप में डिफरेंट वैल्यूज हैं। ऐसी तो आता था कि a1 अलग चीज होती है, a2 अलग चीज होती है, a3 अलग चीज होती है, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज निकलती हैं, ठीक है। टर्म कितने निकलते हैं आपके? टर्म निकलते हैं, यहां से पता चलता है कि i की वैल्यू अगर 1 से लेकर 5 तक जा रही है, कोई भी चीज 1 से लेकर 5 तक, तो आपको पता चल गया 5 टर्म्स। तो अगर यहां पर आपके पास वेरिएबल ऑफ समेशन नहीं भी प्रेजेंट है तो भी 5 ही टर्म निकलेंगे। अगर आपके पास वेरिएबल ऑफ समेशन ai प्रेजेंट होता, ai i इज इक्वल टू 1 to 5, तो जो पांचों टर्म निकलते आपके पास, वो पहला टर्म a1 निकलता, फिर आपके पास क्या निकलता, a2 निकलता, फिर आपके पास निकलता a3, और फिर आपके पास निकलता a4, और फिर आपके पास निकलता a5।
क्योंकि आपके पास वेरिएबल ऑफ समेशन मौजूद है यहां पर इस टर्म में, इसको वैसे जनरल टर्म बोलते हैं, इस टर्म में आपके पास वेरिएबल ऑफ समेशन मौजूद है, तो ये हर टर्म की वैल्यू बदल रहा है। इसकी वैल्यू a1 हो गई, इसकी वैल्यू a2 हो गई, इसकी वैल्यू a3, इसकी वैल्यू a4, इसकी वैल्यू a5। लेकिन निकले 5 टर्म, आई की वैल्यू 1 से लेकर 5 तक जा रही है। उससे यह भी पता चलता है कि आई की वैल्यू कितनी पुट करनी है, यह भी पता चलता है कि टर्म कितने निकलने हैं। आपके 5 टर्म निकले, लेकिन क्योंकि वेरिएबल ऑफ समेशन मौजूद था तो वो हर टर्म को वेरी करवा रहा है, अलग अलग बना रहा है। इसको a1 बना दिया, इसको a2 बना दिया, इसको a3 बना दिया। अब अगर यहां पर वेरिएबल ऑफ समेशन प्रेजेंट नहीं है तो वो इस टर्म को, ये टर्म क्या है 1 लिखा है, इसको वेरी नहीं करा सकता, इसको वेरी नहीं करा सकता। अच्छा, इस टर्म को बदल नहीं सकता, लेकिन नंबर ऑफ टर्म्स आज भी कितने निकलेंगे आपके पास, 5 निकलेंगे। अब आप पॉइंट लिखना, सिंस वेरिएबल ऑफ summation is not present in the general term, therefore general term will remain constant। और कांस्टेंट क्या है, जो वो पहले से कांस्टेंट रहेगा, बट नंबर ऑफ टर्म्स विल बी 5। नंबर ऑफ टर्म्स पर असर नहीं पड़ता, नंबर ऑफ टर्म्स तो यहां से पता चल गया आपको 5 निकलने हैं। अच्छा, पांचों टर्म अगर मेरे पास आई उसमें प्रेजेंट होता तो पांचों टर्म ऐसे करके अलग अलग आते। आई प्रेजेंट नहीं है तो देखो पांचों टर्म कैसे निकलेंगे। पांचों टर्म निकले, एक 1, फिर 1, फिर 1, फिर 1 और फिर 1, 5 टर्म निकाल दिए। और आपको पता है समेशन लगा हुआ है तो ये सारे टर्म आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। ये आपने आई की वैल्यू 1 रखनी चाहिए, आई रखने के लिए कोई जगह ही नहीं थी, लेकिन पहला टर्म तो निकलेगा। ठीक है, फिर आपने दूसरे टर्म पे गए तो आई की वैल्यू 2 रखना चाहिए, आई की वैल्यू की कोई जगह ही नहीं थी, तो जो कांस्टेंट पड़ा था वही निकल आया एज इट इज। फिर आई की वैल्यू 3 रखी आपने, तो 3 रखने की कोई जगह नहीं थी, लेकिन थर्ड टर्म तो आना था आई की वैल्यू 3 पर, थर्ड टर्म आना था तो कांस्टेंट ही निकल आया। ऐसे ये कांस्टेंट निकल आया, ऐसे ये कांस्टेंट निकल आया। कितना आंसर निकल कर आएगा, टोटल 5। बात समझ में आ रही है ये पूरी बात। अब मैं यहां पे आपके सामने लिख दूं, ठीक है, कि इसकी वैल्यू मेरे पास 1 प्लस में 1 प्लस में 1 प्लस में 1 प्लस में 1। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं यहां पर, नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू n। कितने टर्म है आपके पास, n टर्म है। ठीक है, अच्छा, ये आपके पास ये जो टर्म निकल कर आए होंगे यहां पर, इस टाइम पे कितने टर्म होंगे यहां पर, n टर्म्स। अब आपसे सवाल करता हूं, अगर मैं 1 को 2 बार ऐड करूं तो 2 आता है, 1 को 3 बार ऐड करूं तो 3 आता है, 1 को 4 टाइम्स ऐड करूं तो 4 आता है। ठीक है, अगर 1 को मैं 100 टाइम्स ऐड कर दूं 1 को तो 100 आएगा। मतलब 1 तो ऐसा नंबर है कि जितनी बार ऐड करोगे वो नंबर निकलेगा, जितने बार ऐड करोगे। ये कितनी बार ऐड किया है आपने, n टाइम्स ऐड किया तो n निकलेगा। वैल्यू किसके बराबर होगी, n के, n के। उधर आप वहां से हटा लेना। ठीक है, ठीक है, n टाइम्स 1 ऐड हो रहा है, कितना निकल कर आएगा, n निकल कर आएगा। अब आप बात समझ गए हो कि अगर वेरिएबल ऑफ समेशन एब्सेंट होता है तब भी नंबर ऑफ टर्म्स तो निकलेंगे ही, लेकिन वो चेंज नहीं होंगे, सेम जो 1 लिखा है तो 1 निकलता आएगा। इसी में अब फिर आप दूसरी प्रॉपर्टी समझना। दूसरी प्रॉपर्टी लिखने से पहले मैं आपको एग्जाम्पल दूं। क्या एग्जाम्पल देने जा रहे हैं, कि अगर समेशन के अंदर आपके पास i की वैल्यू 1 से लेकर 5 तक लिखी हुई है और यहां पर 2 लगा हुआ है, आप बोलोगे तो वही पिछली बार वाली बात हो गई कि 2 यहां पर लगा हुआ है अगर, तो ये अपने आप में यहां पर कहीं भी ये 2 जो है तो कांस्टेंट वैल्यू है, ये वेरिएबल ऑफ समेशन तो है नहीं। अगर ये और वेरिएबल ऑफ समेशन कहीं भी नहीं है उसमें, अगर वेरिएबल ऑफ समेशन प्रेजेंट ही नहीं है तो आपको पता है कि टर्म तो आज भी 5 निकलेंगे, लेकिन सबके सब कांस्टेंट टर्म 2 2 2 2 निकलेंगे। ये तो पिछली बार समझ में आ चुका है। ठीक है, इसको अगर आप ध्यान से देखो
तो अगर मैं 2 को कॉमन निकाल लूं तो ये 1 प्लस ऐसे लिखा हुआ है ऐसे। और ये अपने आप में आपको पता है पिछला क्वेश्चन है, पिछला क्वेश्चन मतलब ये 2 लगा हुआ है, ये 5 बार 1 ऐड होने का मतलब i इज इक्वल टू 1 to 5, यहां पर 1। ये क्या कर दिया, ये जो ये वाला ब्रैकेट था ना इसको लिख दिया है। 5 बार 1 ऐड हो रहा है, उसको आप ऐसे लिख सकते हो, देखो 5 बार 1 ऐड हो रहा है। i की वैल्यू एक बार 1 पुट करोगे तो भी 1, 2 पुट करोगे तो भी 2। अच्छा, ये आप ये कहना चाह रहे हो, ये कर दिया इसमें कि समेशन के अंदर i इज इक्वल टू 1 to 5 में यहां पर 2, ठीक है, तो वो 2 बाहर आ गया। तो यही बात लिखने जा रहा हूं कि अगर आपके पास कोई ऐसी चीज पड़ी हुई है जिसके अंदर वेरिएबल ऑफ समेशन नहीं है, यहां पर कहीं i तो है नहीं, तो वो पूरी की पूरी चीज समेशन के बाहर आ सकती है। कांस्टेंट टर्म और सिर्फ 1 रह जाएगा, और 1 की वैल्यू आपको पता है जितने नंबर ऑफ टर्म उतना आंसर। 5 टर्म में तो 5 आंसर आना है। 2 बाहर आ गया था, इसको लिख दिया है। समझ रहे हो कि अगर कोई कांस्टेंट अंदर पड़ा हुआ है जो वेरिएबल ऑफ समेशन नहीं है तो वो समेशन के बाहर आ सकता है। एनी कांस्टेंट नॉट कंटेनिंग द, कांस्टेंट किसको बोल रहे हैं, नॉट कंटेनिंग द। मैं ये बता रहा हूं आगे कि कांस्टेंट किसको बोल रहे हैं, नॉट कंटेनिंग द वेरिएबल ऑफ समेशन, वेरिएबल ऑफ समेशन, समेशन का वेरिएबल। कैन बी टेकन कॉमन, बाहर निकालने को कॉमन लेना बोलते हैं ना, टेकन आउटसाइड, चलो कैन बी टेकन आउटसाइड समेशन। अच्छा, उसे समेशन के बाहर निकाला जा सकता है। अब मैं आपके सामने लिखता हूं एक बार। अगर आपके पास समेशन के अंदर i इज इक्वल टू 1 to, यहां पर पड़ा हुआ है आपके पास n और ये लिखा है k, 1 to n तक जा रहा है और ये लिखा है k, वेयर k इज अ कांस्टेंट। कांस्टेंट समझ रहे हो अब बात, वेरिएबल ऑफ समेशन i है, k नहीं है, तो ये वाला k बाहर निकल कर आ सकता है। इज इक्वल टू k टाइम्स समेशन में i इज इक्वल टू 1 to n, और यहां पर क्या बचा आपके पास 1। और अगर आप चाहो तो इसकी वैल्यू आपको पता है, इसकी वैल्यू भाई 1 को मैं कितनी बार ऐड कर रहा हूं, n टाइम्स ऐड कर रहा हूं, ये n निकल आएगा। लेकिन वो मुझे वो नहीं दिखाना, मुझे सिर्फ ये दिखाना है कोई कांस्टेंट पड़ा है तो वो बाहर आ सकता है समेशन के। अच्छा, एग्जाम्पल देखो, समेशन के अंदर i इज इक्वल टू 1 to 5, ठीक है, 7 टाइम्स ai। समझना भाई, ये कांस्टेंट लगा हुआ है कोफिशिएंट की तरह, ठीक है, इस कांस्टेंट को मैं बाहर निकाल सकता हूं। यही बात हो रही है समेशन के अंदर। अगर मैं बल्कि सॉल्व करते हैं एक बार, i की वैल्यू आपने 1 पुट करी तो आपके पास 7ai निकला, 7a1 निकला, फिर आपके पास 7a2 निकला, फिर आपके पास 7a3 निकला। ऐसे करते करते आपके पास 7 में a5 निकला, a5 की टर्म में 7 में a4 निकला, प्लस 7 में a5 निकला। मैं अभी बाहर नहीं निकाल रहा, मैं पूरे टर्म को मैंने ऐसे ही मान लिया। 1 पुट करी तो 7a1, 2 पुट करी तो 7a2, फिर 7a3। ये 7 में तो पुट नहीं हो रहा है, इसमें पुट हो रहा है। अगर आप उन टर्म्स को देखो तो उसके अंदर से 7 बाहर आ सकता है। 7 बाहर आ गया, यहां पर आपके a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस में a4 प्लस में a5। और अगर आप इसको ध्यान से देखो, ये जो टर्म लिखा हुआ है इसको अगर आप ध्यान से देखो तो ये लिखा हुआ है मेरे पास 7 टाइम्स ब्रैकेट में समेशन के अंदर, ये सीरीज लिखी हुई है पूरी, इसको मैं समेशन में बंद कर सकता हूं। मैंने बंद कर दिया, i इज इक्वल टू 1 to 5 और यहां पर लगा हुआ ai। i की वैल्यू बंद किया है भाई, 1 2 3। देखो आप देखो चेंज क्या हो रही है वैल्यू, 1 2 3 4 5। ये जो सबस्क्रिप्ट लिखी है चेंज हो रही है। अगर सबस्क्रिप्ट चेंज हो रही है इसका मतलब समेशन का वेरिएबल जो लगाऊंगा वो सबस्क्रिप्ट में लगाऊंगा, वो लगा दिया मैंने। और वैल्यू 1 से लेकर 5 तक जा रही है तो i की वैल्यू 1 से लेकर 5 तक चली गई। पढ़ते ऐसे हैं इसको। अच्छा, ये वाली बात हो गई है।
i इज इक्वल टू 1 to 5, और ये इसका मतलब है कि इसके अंदर से, ये इधर क्या लिखा था, समेशन में i इज इक्वल टू 1 to 5 में 7ai, वो ऐसे हो सकता है। मतलब अगर वेरिएबल ऑफ समेशन वाला कोई टर्म है, ये टर्म है वेरिएबल ऑफ समेशन वाला, ये पूरा पूरा वेरिएबल ऑफ समेशन नहीं है, वेरिएबल ऑफ समेशन तो i है, ये टर्म कंटेनिंग वेरिएबल ऑफ समेशन, टर्म कंटेनिंग वेरिएबल ऑफ समेशन, VOS लिख दिया मैंने, वेरिएबल ऑफ समेशन। वेरिएबल ऑफ समेशन को जो टर्म कंटेन कर रहा है उसका अगर कोई कोफिशिएंट लगा हुआ है, कोफिशिएंट, तो वो समेशन के बाहर आ सकता है, समेशन के बाहर। ये समझ लो तीसरी प्रॉपर्टी आपके लिए, कोफिशिएंट ऑफ टर्म कंटेनिंग, उधर लिख दिया ना वो तो, हाँ ये तो ठीक है, कंटेनिंग वेरिएबल ऑफ समेशन, कैन बी टेकन आउट ऑफ समेशन, समेशन से बाहर निकाला जा सकता है। ठीक है, इसका मैं इसके लिए लिख देता हूं, समेशन में आपके पास i इज इक्वल टू 1 to n जा रहा है यहां पर। ठीक है, यहां पर आपके पास k टाइम्स ai लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है यहां पर, k टाइम्स ai। तो आपको पता है ये वेरिएबल ऑफ समेशन को कंटेन करने वाला टर्म है, ये उसका कोफिशिएंट है, ये बाहर आ जाएगा, k टाइम्स समेशन के अंदर i इज इक्वल टू 1 to n यहां पर ai। इसको बाहर आप ओपन करते रहो, कोई प्रॉब्लम की बात ही नहीं है। इतनी बात में क्लैरिटी हो गई होगी। इसमें आप एग्जाम्पल दूं मैं एक और, इसी के लिए दे रहा हूं। देखिए ना भाई, समेशन के अंदर i इज इक्वल टू 1 to 5 लिखा है, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 5 मल्टीप्लाई हो रहा है आपके पास ai के साथ। ठीक है, तो आप कहोगे सर ये तो वेरिएबल है, ये अपने आप में ये वेरिएबल टर्म क्यों हो गया, क्योंकि यहां पे x लग गया। इट इज अ वेरिएबल टर्म बट नॉट द वेरिएबल ऑफ समेशन। ये वेरिएबल ऑफ समेशन तो है नहीं है, वेरिएबल ऑफ समेशन तो i है, वो बाहर नहीं जा सकता। ये टर्म समेशन का तो वेरिएबल नहीं है। आप i की वैल्यू 1 पुट करोगे, a1 निकलेगा इसके साथ, फिर a2 निकलेगा इसके साथ, फिर a3 निकलेगा इसके साथ। इसका मतलब इसको तो कॉमन निकाला जा सकता है बाहर। तो ये अपने आप में भले ही वेरिएबल टर्म दिख रहा है आपको, लेकिन ये समेशन का वेरिएबल नहीं है। समेशन का वेरिएबल ये भी बाहर निकाला जा सकता है। ये समेशन के अंदर तो कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा समेशन के लिए, उस समेशन की प्रॉपर्टी लगने के लिए बिल्कुल, क्योंकि ये वेरिएबल ऑफ समेशन थोड़ी है x, ये दुनिया का कोई और वेरिएबल होगा, हमें उससे क्या है। वेरिएबल ऑफ समेशन नहीं है, जो चीज वेरिएबल ऑफ समेशन नहीं है वो बाहर आ सकती है अगर वो कोफिशिएंट की तरह मल्टीप्लाइड है। इतनी बात में परेशानी नहीं होगी। ठीक है, कितनी प्रॉपर्टी हुई आपके पास, 3 प्रॉपर्टी। चौथा समझना, चौथी बात कि समेशन अपने आप में क्या करता है। समेशन डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। एडिशन और सब्ट्रैक्शन पे क्या कर जाता है, डिस्ट्रीब्यूट कर जाता है। वो डिस्ट्रीब्यूशन आपको पता है कि बट गया, कि वो बट गया, ये बट रहा है। अगर समेशन बट रहा है तो बटने के लिए तो आपको पता है हमेशा 2 लोग चाहिए होते हैं। एक इंसान है, आप कुछ बांट नहीं सकते। बांटने के लिए अगर आपके पास 100 रुपए और आपको देने ही है और एक ही इंसान आया, 100 ही दोगे। 2 लोगों कम से कम, जिसमें आप उन्हें 50-50, 10-20 कुछ बांटो। बांटने के लिए 2 टर्म तो चाहिए ही कम से कम 2-3 भी ले सकते हो। तो मैं आपके सामने लिख रहा हूं समेशन के अंदर k इज इक्वल टू 1 to 5। एग्जाम्पल देखना पहले तो, k इज इक्वल टू 1 to 5 और यहां पर लगा हुआ a k और प्लस में b k।
ये एक टर्म जिसके अंदर वेरिएबल ऑफ समेशन प्रेजेंट है, वो दूसरा टर्म जिसके अंदर वेरिएबल ऑफ समेशन प्रेजेंट है। मैं क्या प्रॉपर्टी लिखने जा रहा हूं तो बाद की बात है, पहले तो आप मुझे बताओ, अगर ये पूरा एक ही तो टर्म है अभी तो इसको एक मान के चलते हैं। जब मैं k की वैल्यू 1 पुट करूंगा तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहां पुट हो जाएगी और वहां पुट नहीं होगी, पूरे में k की वैल्यू 1 पुट होगी। तो ये a1 प्लस में b1 आ गया, पहला टर्म। 3 तक लेते हैं इसको, बहुत टर्म लिखने पड़ जाएंगे। 3 तक, फिर k की वैल्यू आपने 2 पुट करी तो ये निकल कर आ गया a2 प्लस में b2। फिर आपने k की वैल्यू 3 पुट करी तो आपके पास a3 प्लस में b3। k की वैल्यू 1 पुट करने पर, k की वैल्यू 2 पुट करने पर, k की वैल्यू 3 पुट करने पर, k की वैल्यू 1 पे ये टर्म निकला है, 2 पुट करने पे ये टर्म निकला है, और 3 पुट करने पे वो टर्म निकला है। और ये तीनों टर्म आपस में ऐड होंगे क्योंकि समेशन है, ये टर्म आपस में ऐड हो गए। ऐसे बना देते हैं, टर्म आपस में ऐड हो गए। अब आपके दिल में सवाल उठा कि सर मल्टीप्लिकेशन तो अपने आप में कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव सब 50 बातें होती हैं, आप कोई से भी पहले ऐड कर लो और कोई से भी बाद में ऐड कर लो। मैं बिल्कुल यही करने जा रहा हूं। a1 प्लस में a2 प्लस में a3, प्लस साइन के साथ यहां पर b1 प्लस में b2 प्लस में b3 कर दिया। ये जैसे ही आपने ये किया आपको बात समझ में आई कि अच्छा ये तो a के 3 टर्म का सम लिखा है, इसको मैं वापस से समेशन में बंद कर सकता हूं। ये b के 3 टर्म का सम लिखा है, इसको भी वापस से समेशन में बंद किया जा सकता है। तो यहां पर आपके पास समेशन के अंदर k इज इक्वल टू 1 2 3 और यहां पर a k लग गया। देखो k की वैल्यू जब मैं 1 पुट करूंगा a1, 2 पुट करूंगा a2, 3 पुट करूंगा तो a3। ये बंद प्लस साइन के साथ, ये वाला प्लस साइन उतारा है। वो ब्रैकेट के अंदर आपके पास जो जनरल टर्म है वो b वाला है, ठीक है, उसके नीचे सबस्क्रिप्ट चेंज हो रहा है 1 2 3, मतलब वो वेरिएबल ऑफ समेशन बनेगा। समेशन के अंदर k की वैल्यू 1 से लेकर 3 तक और यहां पर b के। आप देख रहे हो ये जो जनरल टर्म लिखा था, ये कौन सा टर्म होता है जो यहां पर लिखा जाता है, इसको बोलते हैं हम जनरल टर्म। आप पहले लिख लेना चाहो तो जनरल टर्म, एक सेकंड मैं लिख दूं। अरे कहां चले गए, ये वाला जो टर्म आता है इसको क्या बोलते हैं हम, जनरल टर्म। जो भी टर्म समेशन के बाद यहां लगा होता है उसको जनरल टर्म की तरह बोला जाता है। तो ये आपके पास एक जनरल टर्म लगा था। जनरल टर्म अपने आप में दो चीजों का एडिशन था। जनरल टर्म हियर, जनरल टर्म इज सम ऑफ टू टर्म्स। दो टर्म का सम था। जनरल टर्म खुद दो टर्म का सम था। तो हम यही बात कह रहे हैं कि अगर जनरल टर्म मेरे पास दो टर्म का सम आ गया तो समेशन डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, मतलब इस पे अलग लगेगा और प्लस साइन के बाद उस पे अलग लगेगा। जैसे आपका प्रोडक्ट होता है ना डिस्ट्रीब्यूट, अगर यहां पर आपके पास 5 लगा होता तो 5 इससे भी मल्टीप्लाई होता और इससे भी। वैसे ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहे हैं आपस में, मल्टीप्लाई नहीं हो रहे भैया, ये एक चीज लिखी हुई है, ठीक है। तो समेशन डिस्ट्रीब्यूट हो गया, बात में कोई परेशानी नहीं। मैं आपको दिखाऊंगा सब्ट्रैक्शन पे कैसे होगा, आप सब्ट्रैक्शन पे समझना। अगर यहां पर माइनस लगा होता, अगर यहां पे माइनस होता तो आपको पता है a1 माइनस b1 निकलता, a2 माइनस b2 निकलता और a3 माइनस b3 निकलता। अरे ठीक है, तो ये a1 वाले तो टर्म प्लस वाला, a2 वाला भी प्लस वाला, a3 वाला भी प्लस वाला। अब आप ब्लू वाला देखना, ये और माइनस b1 माइनस b2 और माइनस b3, मतलब यहां माइनस निकलता, माइनस बाहर लेके b1 प्लस b2 प्लस b3। तो वहां से जब नीचे आते तो यहां माइनस लगता, यहां माइनस होता, उससे यहां माइनस लगता। तो अगर वो मतलब अगर यहां पर आपके पास बीच में माइनस लगा हुआ होता तो वहां पर भी नीचे माइनस आ जाता। समझ रहे हो इतनी बात को? अगर माइनस लगा होता तो माइनस आ जाता, इतनी बात में परेशानी नहीं होगी। कौन सी प्रॉपर्टी हो गई? फोर्थ, फिफ्थ। ठीक है, समझना आ गया। समेशन, ठीक है। इसमें अगर मैं एक सेकंड, इसमें अगर मैं जनरल बात लिख दूं, जनरल बात कहाँ लिखी है अभी, जनरल बात लिख दी जाए तो अगर समेशन के अंदर i इज इक्वल टू 1 to n लगा हुआ है और यहां पर आपके पास ai
प्लस में बी आई और माइनस में सी आई लगाए, ऐसे कर लिया हमने। ए आई प्लस बी आई माइनस सी आई, समझ रहे हो। आई आपका वेरिएबल ऑफ समेशन है, तो वो वैल्यू आपके पास समेशन के अंदर ए आई की वैल्यू 1 से लेकर n तक, प्लस में समेशन के अंदर यहाँ पर i की वैल्यू 1 से लेकर n तक और bi, और माइनस साइन के साथ समेशन में आपके पास i की वैल्यू 1 से लेकर n तक और यहाँ पर ci, ये होता है। समेशन डिस्ट्रीब्यूट हो गया, इस पे अलग लग गया, इस पे अलग लग गया और इस पे अलग लग गया, साइन उनके बीच में जो थे वो वही रहे। ठीक है, इतनी बात है, परेशानी नहीं। पांचवी प्रॉपर्टी, अभी पांचवी प्रॉपर्टी ऐसी है कि वो चीज लिखवानी पड़ती है अलग से जो कि होती नहीं है, आपको ये बताना पड़ता है कि ऐसा नहीं होता है। कि ये बता दिया कि समेशन जो है डिस्ट्रीब्यूट कर जाता है एडिशन और सब्ट्रैक्शन में। आप बोलोगे सर हमारे पास मैथमेटिकल ऑपरेशन है, इसी नाम से घबराहट नहीं होनी चाहिए। मैथमेटिकल ऑपरेशन प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, यही तो होते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन। हमारे पास मैथमेटिकल ऑपरेशन तो 4 पढ़े थे हमने बचपन में, प्लस और माइनस तो आपने बता दिया, अब मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का बताओ। तो बात करते हैं यहां से कि समेशन डज नॉट डिस्ट्रीब्यूट इन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। मतलब कि अगर आपका जनरल टर्म ऐसे लिखा है कि वो दो चीजों का प्रोडक्ट है, तो दोनों पे अपना अपना समेशन नहीं जाएगा। क्या नहीं होता है वो लिखवाता हूं। समेशन की वैल्यू i इज इक्वल टू 1 to n लिखी हुई है, यहां पर लगा आपके पास ए आई और बी आई, दोनों चीजें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। ये वैल्यू बराबर नहीं होती कि आप समेशन के अंदर ए आई ले लो यहां पर और समेशन के अंदर बी आई ले लो यहां पर i की वैल्यू 1 से लेकर n तक, i की वैल्यू 1 से लेकर n तक। डिस्ट्रीब्यूट होने का मतलब ये है कि इस पे अपना समेशन चला जाए और इस पे अपना समेशन चला जाए, और ये दोनों आपस में ओरिजिनली मल्टीप्लाई हो रहे थे तो वहां भी मल्टीप्लाई कर दो। तो मैं बता रहा हूं कि ऐसा नहीं होता है, ये नहीं होता है। अच्छा, एग्जाम्पल से समझते हैं। आपके पास समेशन के अंदर i इज इक्वल टू 1 to 3 लिखा हुआ है, यहां पर ए आई और बी आई, ठीक है। और एक तरफ मैं दिखाता हूं आपको कि समेशन के अंदर ए आई और यहां पर समेशन के अंदर बी आई, ये लिखा हुआ है। दोनों समेशन में i की वैल्यू 1 से लेकर 3 तक और i की वैल्यू 1 से लेकर 3 तक ये जा रही है, ठीक है। ए आई बी आई, वहां पर ए आई और बी आई, बात समझना। जब ये वाली वैल्यू उसके बराबर नहीं होती, अगर मैं डिस्ट्रीब्यूट करूंगा समेशन को तो इस पे अपना समेशन और इस पे अपना समेशन जाएगा और दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, बराबर हो रहा होगा तो दोनों की वैल्यू सेम आ जाएगी। हम देखते हैं, जब आप पहला टर्म निकालोगे तो i की जगह 1 पुट करोगे तो ये a1 इंटू b1, ठीक है। फिर दूसरा टर्म निकालूंगा तो i की जगह 2 पुट करूंगा, a2 b2। तीसरा टर्म निकालूंगा तो i की जगह 3 और a3 और b3, और ये सब आपस में क्या होते हैं, ऐड होते हैं। ये दोनों नहीं हो जाएंगे आपस में ऐड, ये तो एक है आपके पास a1 b1। फिर प्लस में जब 2 डालोगे तो ऐड होगा वो 2 वाला a2 b2, फिर 3 डालोगे तो वो वाला ऐड होगा। ये आपका ये निकल कर आया इधर से। उधर से देखते हैं, इसको लिखना तो आप अच्छे से जानते हो। एक बार i की वैल्यू 1, एक बार 2 और एक बार 3, मतलब a1 प्लस a2 प्लस a3, a1 प्लस a2 प्लस a3। और इस तरफ आपको पता है i की वैल्यू 1, 2 और 3, तो एक बार आपके पास b1 प्लस में b2 प्लस में b3। अभी इसमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा क्योंकि वो दो चीजों का प्रोडक्ट लिखा है, ये अपने आप में सम लिखा है। तो उस ब्रैकेट को ओपन कर रहा हूं, तो जो फर्स्ट टर्म आएगा वो ये और ये मल्टीप्लाई होंगे, a1 और b1, a1 b1 आएगा। ऐसा नहीं कि आप वहीं पे चिल्लाने लग गए कि सर आ तो रहा है बराबर, आप बिना बात हमको डरा रहे हो, आप पता नहीं उल्टी सीधी प्रॉपर्टी पढ़ा रहे हो। अरे भाई आगे भी तो टर्म आएंगे, अभी एक ही मल्टीप्लाई करके बता दोगे। a1 b1, अगला वाला a1 b2, अगला वाला a1 b3, फिर उसके बाद a2 b1, फिर उसके बाद a2 b2, फिर उसके बाद a3 b3, फिर उसके बाद आपके पास a3 b1, फिर उसके बाद a3 b2 और उसके बाद आपके a3 b3, ठीक है। तो उस तरफ वाले अगर आप टर्म देखो तो ये वाला टर्म, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म तो इधर आ रहे हैं,
लेकिन उसके अलावा जो बाकी के 6 टर्म निकल कर आए हैं आपके पास वो तो इधर नहीं आ रहे, इसका मतलब वो एक्स्ट्रा टर्म आए निकल के। तो इसका मतलब जो LHS है और वो RHS के बराबर नहीं हुआ, LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, यही चीज होती है। डिवीजन देखते हैं, डिवीजन में बात समझना। ये लिखा है दूसरा पॉइंट इसके अंदर, ये आपके पास था पहला पॉइंट, और दूसरा पॉइंट क्या है कि अगर आपके पास जनरल टर्म ऐसा है कि 2 टर्म आपस में डिवाइड हो रहे हैं, i इज इक्वल टू 1 to n, कैसे लिखा है जनरल टर्म कि ai अपॉन में bi, जहां पर हम ये वाली बात कह के चलते हैं भाई कि bi की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, मतलब कि bi का मतलब कि b1 0 नहीं हो सकता, b2 0 नहीं हो सकता, क्योंकि डिनोमिनेटर का टर्म 0 नहीं होता है, डिनोमिनेटर 0 हो जाता है तो आंसर अनडिफाइंड हो जाता है। ठीक है, आप i की जगह ये वाली वैल्यू, पहले मैंने पुट तो कर ही नहीं रहा, मैंने कहा ये बराबर नहीं होता कि डिस्ट्रीब्यूट हो जाए समेशन। समेशन डिस्ट्रीब्यूट होने का मतलब कि न्यूमरेटर के पास अपना समेशन चला गया और डिनोमिनेटर के पास अपना समेशन चला गया, ये चीज नहीं होती है। क्या नहीं होता है कि समेशन के अंदर आपके पास ai अपॉन समेशन के अंदर यहां पर bi, जहां पर i की वैल्यू आपके पास 1 से लेकर n तक, और यहां पर i की वैल्यू आपके पास 1 से लेकर n तक, कि दोनों पे आपके पास अपना ये पूरा एक टर्म लिखा था। जनरल टर्म अपने आप में 2 चीजों का डिवीजन लिखा था, तो ऊपर भी समेशन और नीचे भी समेशन नहीं जाएगा, ना ही अगर वो होगा तो ये बना सकते हो आप। इसका मतलब ये नहीं है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में समेशन आ नहीं सकता, ये आ सकता है लेकिन वो उससे नहीं आएगा। अपने आप कोई दे रखा हो तो आप a1 प्लस a2 प्लस a3 ऊपर लिखा हो और b1 प्लस b2 प्लस b3 नीचे लिखा हो, क्या फर्क पड़ता है, लेकिन वो इसके बराबर नहीं है। एग्जाम्पल देखो, LHS लेके चलते हैं। समेशन के अंदर i इज इक्वल टू 1 to 3 ai अपॉन bi, ठीक, इधर मैं RHS लेके चलता हूं। समेशन के अंदर, अरे RHS तो ऐसे है ना कि ऊपर एक समेशन है ai वाला और नीचे एक समेशन है bi वाला, i की वैल्यू 1 से लेकर 3 तक, i की वैल्यू 1 से लेकर 3 तक। तो LHS का जो आंसर आएगा वो आप i की वैल्यू जब 1 पुट करोगे तो a1 अपॉन b1 प्लस में फिर a2 अपॉन b2 और प्लस में फिर आपके पास a3 अपॉन b3, ये तो 3 टर्म निकलेंगे। लेकिन जब आप वहां पुट करोगे तो देखो ये 2 समेशन है, ये समेशन अलग खुलेगा और ये समेशन अलग खुलेगा, ऊपर a1 प्लस a2 प्लस a3 निकलेगा, बराबर होके a1 प्लस में a2 प्लस में a3, और नीचे आपके पास यहां पर b1 प्लस में b2 और प्लस में b3। हमारे बीच में कोई ऐसे महारथी तो नहीं है जो कहते हैं सर वो और ये तो बराबर होगा, इसके नीचे ये लग जाएगा, इसके नीचे ये लग जाएगा, इसके नीचे ये लग जाएगा। भाई ऐसे महारथी नहीं चाहिए, ठीक है, कि जो उसको और इसको बराबर बता दें। ये इसके नीचे अगर आप चाहो भी कि b1 सर एलसीएम ले लो, वो आ जाएगा, एलसीएम ले लो डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा। भाई एलसीएम लूंगा तो b1 इंटू b2 इंटू b3 आएगा, वो नहीं आएगा। तो ऐसी कोई बात ना करने लगे वो दोनों टर्म आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। तो आप यहां से बोल दोगे सीधे सीधे कि LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, ये वाली चीज बराबर नहीं होता है। इतनी बात समेशन पे होती। तो यहां तक देख लिया था हम लोगों ने, इसके आगे देखते हैं। कंटिन्यूड सम की आपको प्रॉपर्टी हुई, ठीक है। अब आओ कंटिन्यूड प्रोडक्ट पे। कंटिन्यूड प्रोडक्ट, 1-2 क्वेश्चन ही करने होते हैं हमको, एंड में दोनों के एंड में कर लेंगे। कंटिन्यूड प्रोडक्ट, ठीक है। तो अब जैसे कंटिन्यूड सम था कि कंटिन्यूड सम कैसा था कि लगातार कुछ टर्म आ रहे थे, उनका क्या हो रहा था, आपस में सम हो रहा था, ठीक है। ऐसे ही आपके पास क्या आएगा, ये कंटिन्यूड प्रोडक्ट आएगा कि कुछ टर्म आएंगे जो आपस में क्या होंगे, मल्टीप्लाई होंगे। तो पहले तो मैं दिखा दूं कि डिनोट किससे किया जाता है। जैसे कंटिन्यूड सम किया जाता है सिग्मा से डिनोट, तो इसको ये आप पूछोगे ये भी कुछ ना कुछ तो हो गई, डिनोटेड बाय प्रोडक्ट, ठीक है। तो देखो आप कहोगे सर ये तो आपने पाई बना दिया, तो देखो ग्रीक लेटर तो पाई है, ये ग्रीक लेटर तो पाई है, लेकिन इसका काम दूसरा है। यहां पर यहां अगर आपसे पूछा जाए कि लेटर कौन सा है ये, तो लेटर तो ये पाई है,
पाई। लेकिन अगर इसका नाम, हम जो नाम बोलेंगे, हम पाई तो बोलेंगे नहीं इसको, वहां पे तो सिग्मा बोल भी देते हैं, लेकिन यहां पर पाई क्या है ना, पाई और दूसरे बहुत काम में इस्तेमाल होता है, इसलिए पाई नहीं बोलेंगे। जैसे वहां पर एक नाम था सिग्मा, वैसा नाम तो है इसका पाई, और दूसरा नाम क्या था उसका, समेशन, वैसे इसका नाम है प्रोडक्ट। इसको क्या बोलोगे आप, प्रोडक्ट। क्या बोला जाएगा, प्रोडक्ट बोला जाएगा। अच्छा, तो ये क्या काम करता है, इसके अंदर भी क्या उसमें उसकी तरह एक जनरल टर्म होता है एआई टाइप का, हाँ इसमें भी एआई होता है। अच्छा, वो जो एआई होता है उसमें आई की वैल्यू भी लिखी हुई होगी कि 1 से लेकर कहां तक जा रही है, वो भी लिखी हुई होती है। आई की वैल्यू 1 से लेकर 5 तक जा रही है जैसे। और वहां पर क्या होता है कि आप एक बार आई की जगह 1 पुट करते हो, फिर 2 पुट करते हो, फिर 3 पुट करते हो, फिर 4, फिर 5, ऐसे करके आप एआई लिख लेते हो और उन सबके बीच में एडिशन कर देते हो, क्योंकि वो समेशन होता था। इसके अंदर क्या होगा, क्योंकि ये प्रोडक्ट है तो वैसे ही आप A1 A2 A3 A4 A5 लिखोगे, लेकिन उन सबके बीच में प्रोडक्ट होगा, उन सबके बीच में प्रोडक्ट होगा। आपकी बार मैं आपको एग्जांपल दिखाऊं, एग्जांपल क्या आपके पास, कि प्रोडक्ट में आपके पास ये प्रोडक्ट मैंने बनाया, बड़ा बड़ा बनाते हैं इसलिए प्रोडक्ट यहां पे लगा हुआ AI और नीचे लगाएंगे I = 1 to 5 लगा हुआ है। ठीक है, ये रहा प्रोडक्ट, ये आपका वेरिएबल ऑफ प्रोडक्ट, जैसे वो वेरिएबल ऑफ समेशन होता था, ये वेरिएबल ऑफ प्रोडक्ट। बोल बोलकर आदत डालना है, प्रोडक्ट होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि पाई मल्टीप्लाई हो रहा है एआई से, नहीं, ये बिल्कुल मतलब नहीं है। ये सिंबल अब डिनोट कर रहा है, इसके नीचे I = 1 to 5 लगा, ये डिनोट करता है आपका ये सिंबल कि अब ये प्रोडक्ट की तरह यूज हो रहा है। अगर ये प्रोडक्ट की तरह यूज हो रहा है तो प्रोसेस वही है कि आई की जगह पर आप एक बार क्या पुट करोगे, 1, क्या पुट करेंगे, आई की जगह पर 1 पुट करेंगे। आई की जगह 1 पुट करेंगे तो ये निकल कर आएगा आपके पास A1, अगला वाला निकल कर आएगा आपके पास A2, उसका अगला निकल कर आएगा A3, उसका अगला निकल कर आएगा A4 और उसका अगला A5। आई की वैल्यू 1 2 3 4 5 पुट करेंगे और ये सब आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। मैंने आपको बताया मल्टीप्लाई के लिए डॉट लगा दूं, सब आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। ठीक है, ऑल द टर्म्स obtained by putting the value of I are in product, वो सारे टर्म जो वैल्यूज ऑफ आई को रख के जितने भी टर्म आए आपके पास, वो सारे टर्म प्रोडक्ट में आएंगे। अगर ये समेशन लगा होता तो वो सारे टर्म सम में आते। ठीक है, अब देखना एक सेकंड, इसका मतलब ये जो लिखा था अभी मेरे पास प्रोडक्ट में I = 1 to 5 और यहां पर लगा हुआ था AI, इसकी वैल्यू A1 A2 A3 A4 A5, आपको पता है मिला मिला के लिख दिया। इसका मतलब ये है कि आपस में मल्टीप्लाई ही हो रहे हैं तो टर्म, कोई परेशानी नहीं इसके अंदर। अच्छा, तो इस तरीके से क्या हम ऐसे कर सकते हैं कि अगर मेरे पास A1 × A2 × A3 × A4 से चलता हुआ प्रोडक्ट चल रहा है A10 तक, ये 10 टर्म मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जैसे मेरे पास 10 टर्म का सम अगर वहां पर लिखा हुआ है लगातार चलते हुए टर्म का, तो मैं उन्हें समेशन में बंद कर सकता था। तो अगर ये मेरे पास 10 टर्म का प्रोडक्ट लिखा हुआ है तो इसको मैं रिवर्स ऑर्डर में लगाकर मैंने इसे प्रोडक्ट में बंद कर दिया। पाई यहां पर क्या लगाया आपके पास AI और I की वैल्यू 1 से लेकर 10 तक जा रही है। ध्यान देना इस पे, वही काम किया गया। I की वैल्यू एक बार 1, एक बार 2, एक बार 3 वो पुट की गई और जितने भी टर्म निकल कर आए I की वैल्यू पुट करने के बाद वो सारे टर्म का आपने प्रोडक्ट ले लिया। यहां पर प्रोडक्ट ले लिया, ये प्रोडक्ट को डिनोट करता है। नई चीज अगर आपने आज तक नहीं देखी है तो आपके लिए नई चीज है, लेकिन कॉमनली यूज्ड है। ठीक है, तो आपके पास लगती रहेगी ये चीज। जैसे समेशन काम करता है जनरल टर्म के साथ, वैसे ही प्रोडक्ट काम करता है जनरल टर्म के साथ, एक एक करके आई की वैल्यू पुट करना। समेशन का काम ये होता है कि जितने भी टर्म निकल कर आए सबको ऐड कर दो। प्रोडक्ट का काम ये होता है, अपना नाम ही बता रहा है कि प्रोडक्ट करेंगे, सबको मल्टीप्लाई कर दो। अच्छा, फिर इसके अंदर वो बात आएगी कि क्या हम ऐसे नहीं कर सकते। ठीक है, ये लगा हुआ है, क्या हम ऐसे नहीं कर सकते कि 3 से शुरू करें? बिल्कुल कर सकते हैं। आपको पता है K की वैल्यू पहले आप 3 पुट करोगे तो यहां B3 निकलेगा, फिर आप K की वैल्यू कितनी पुट करोगे, 4 पुट करोगे तो यहां पर B4 निकलेगा, फिर आप 5 पुट करोगे तो B5 निकलेगा, फिर 6 पुट करोगे तो B6 निकलेगा। आप देख रहे हो, आपको लग रहा हो 3 से 6 जा रहे हैं तो 3 ही टर्म निकलने चाहिए थे। मैं आपको बता चुका हूं, डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट करके नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता चलते, उससे एक ज्यादा होते हैं। तो यहां आपके पास 4 टर्म प्रोडक्ट में आ गए। देखो, आपने 3 पुट किया, 4 पुट किया, 5 पुट किया, 6 पुट किया, 4 टर्म निकले। उन 4 टर्म का करना क्या था हमें निकाल के? उन 4 टर्म को आपस में मल्टीप्लाई करना था, क्योंकि प्रोडक्ट लगा हुआ है।
प्रोडक्ट लगा हुआ है। इसको अगर आप लिखना चाहो तो यहां पर B3, यहां पर B4, B5, यहां पर B6। फिर वो वाला सवाल दिल में आएगा कि क्या ऐसे नहीं हो सकता है, 1 to 5 लिखा हुआ है और यहां पर मेरे पास 3K लगा है, क्या ये ऐसे नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? ये जो 3K लगाया आपने K की, ये नहीं कि 3 को बाहर निकाल लेंगे सर, आपने तो पढ़ा दिया हमें। अरे वो तो मैंने समेशन में पढ़ा है, वो तो मैंने समेशन में पढ़ा है, इसमें थोड़ी पढ़ा है। आपका 3K लिखा हुआ है तो यहां पर देखो 3 के साथ 1 लगेगा, पहला ब्रैकेट, फिर 3 के साथ 2 लगेगा K की जगह पर, फिर यहां पर 3 के साथ आपके पास 3 लगेगा, फिर यहां पर 3 के साथ आपके पास 4 लगेगा, फिर यहां पर 3 के साथ आपके पास 5 लगेगा। देख रहे हो, आपको यहां से पता चल रहा है कि ये जो 3 है ना, ये हर टर्म में मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर 3 हर टर्म में मल्टीप्लाई हो रहा है तो आप ये नहीं लिख सकते इसको कि मैंने सर 3 कॉमन निकाल लें क्या। अगर आपने इसको ऐसे लिख दिया ना, 3 कॉमन निकाल के 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, कि 3 इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 से भी, 2 से भी, 3 से भी, 4 से भी, 5 से भी। अगर आपने ऐसे लिख दिया, एकदम गलत है, एकदम गलत है। ये एडिशन में निकलता है ऐसे कॉमन। यहां तो आपके पास ये वाला, ये सारे टर्म तो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। एक 3 दूसरे 3 से होगा, ये 2 3 तीसरे से होंगे, 3 3 चौथे से, और ये 4 3 पांचवें से। मतलब अगर बाहर निकलना है आपके पास तो ये निकल कर आएगा, 5 बार 3 मल्टीप्लाई हो गए 3 की पावर में 5। अच्छा, और साथ साथ 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5। एक बार 3, दूसरी बार 3, तीसरी बार, चौथी बार और पांचवी बार, 5 बार 3 मल्टीप्लाई होगा 3 की पावर में 5। अच्छा, ये 1 से लेकर 5 तक का प्रोडक्ट लिखा हुआ है आपके सामने, आपको पता है बिल्कुल अच्छे से। आप याद करो फैक्टोरियल को, फैक्टोरियल को याद करो। आपने फैक्टोरियल को याद करके बोला ये 3 की पावर 5 लिखा था और यहां पर लिखा है 5 फैक्टोरियल। 3 की पावर 5 लिखा और यहां पर लिखा हुआ है 5 फैक्टोरियल। सिंपल एग्जाम्पल कराया मैंने इनका आपके लिए कि कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। आपको लगेगा सिर्फ ऐसे ही आ सकता है क्या, पिछली बार भी ऐसे ही लिख दिया था। तो समझ रहे हो, इसके अंदर 3 कॉमन नहीं निकल रहा। एक और एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल आपके पास ये पहला, ये था पहला, ये दूसरा, तीसरा, चौथा एग्जाम्पल देखो। अगर किसी ने आपके सामने लिख दिया प्रोडक्ट के अंदर k इज इक्वल टू 1 to 10 और यहां 2 की पावर में k, आप कहोगे आप तो सब्सक्रिप्ट में लगाते आ रहे थे। अरे तो ये तो अब की बार पावर में चढ़ गया 2 की, अब ये पावर में चढ़ गया तो आप मतलब समझ रहे हो कि एक बार मैं k की जगह पर 1 पुट करूंगा तो क्या निकल कर आएगा, 2 की पावर में 1। एक बार 2 पुट करूंगा तो 2 की पावर में 2, और एक बार 3 पुट करूंगा तो 2 की पावर में 3। k की वैल्यू बदलती रहेगी ना, ऐसे चलते जाएंगे 2 की पावर में 10। और ये सारे टर्म जो k की अलग अलग वैल्यू रखकर आए, ये सारे टर्म आपस में मल्टीप्लाई होंगे, मल्टीप्लाई हो गए सारे टर्म। देखो डॉट लगा दिया मैंने, मल्टीप्लाई हो चुके हैं। अगर ये सारे टर्म मल्टीप्लाई हो गए हैं तो अगर आप इसको ध्यान से देख लो तो ये आपके पास बेस सेम है। पता है ना आपको कि अगर a की पावर में m लिखा हो और a की पावर में n लिखा हो तो अगर बेस सेम होती है तो पावर ऐड हो जाती है। अगर बेस मल्टीप्लिकेशन में बेस सेम है तो पावर ऐड हो गई, ऐसे तो होता है। तो आप 9th क्लास से पढ़कर आए हो, ठीक है। तो यहां पर सारी पावर ऐड हो गई, मतलब सबकी बेस 2 थी, 2 की पावर में 1 + 2 + 3 + 4 चलता जा रहा है कहां तक, +10 तक। आपको पता है 2 की पावर में 55, 1 से लेकर 10 तक का सम कितना होता है, 55 होता है। हमने तो कभी पढ़ा ही नहीं सर कि 55 होता है। अब आपने नहीं पढ़ा तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, गिन लो, अभी गिनना ही तो है 1 से 10 तक। अच्छा 1 से 10 तक का सम कितना हुआ मेरा, 55। अच्छा आ गया हो। चौथा एग्जाम्पल हुआ, और तो कोई चीज नहीं देखनी है, यही सब हमने देखा था उधर, इसी टाइप के एग्जाम्पल। आप समझ गए प्रोडक्ट कैसे वर्क करता है, क्या उसके पीछे प्रोसेस लग रहा है, ठीक है। इतनी बात तो परेशानी नहीं होगी। अच्छा और भी कुछ बताया था क्या मैंने, सिग्मा में एक बार चेक कर लूं मैं। नहीं ये सब तो कर ही नहीं सकते, प्रॉपर्टीज नहीं है तो।
अच्छा एन तक की तो बात ही नहीं लिखवाई, क्या बात करने लगे हम। ठीक है, आओ भाई देखना कि आपके पास मेन चीज क्या होती है कि अगर समेशन के अंदर यहां पर लगा हुआ ए आई और आई इज इक्वल टू 1 to n, तो इसका मतलब अब आपके पास एक बार आप आई की वैल्यू 1 रखोगे, फिर 2 रखोगे, फिर 3 रखोगे, तो 1 रखने पर A1 निकलेगा और A2 निकलेगा और A3 निकलेगा। निकाल देता हूं, A1 निकला, A2 निकला, A3 निकला, सब आपस में मल्टीप्लाई होंगे क्योंकि प्रोडक्ट का साइन लगा हुआ है, और यहां पर आपके पास AN निकला। जनरल टर्म तो ये आता है वेयर n इज सम इंटीजर। जीरो से भी आप शुरू कर सकते हो, कोई परेशानी की बात नहीं है। तो एडिशन नहीं होगा इसके अंदर, प्रोडक्ट होगा। इतनी बात में क्लैरिटी होगी। अच्छा, फिर ये आपके पास वेरिएबल ऑफ प्रोडक्ट है, वेरिएबल ऑफ प्रोडक्ट, और वही सब बातें कि कितने टर्म आए हैं वो आई बताएगा। वो आई के ऊपर जो जितनी बातें थी वो तो हम कर चुके हैं समेशन में, यहां वो अलग से करने की जरूरत नहीं है मुझे कि ये आई आपका, ये जो आई की वैल्यू 1 से लेकर n तक जा रही है, तो मेरे पास 1 से n तक की गिनती में n टर्म्स आएंगे, मतलब n चीजों का प्रोडक्ट आएगा। तो देखो n चीजों का आ रहा है, तो वो तो आप जानते हो कि वो नंबर ऑफ टर्म्स वगैरह हैं। आओ मैं प्रॉपर्टी स्टार्ट करूं इसकी, प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोडक्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी शुरू करने आ रहे हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोडक्ट में समझना जो आपके पास पहली प्रॉपर्टी, पहले समझाते हैं। वहां पर क्या था, कुछ समेशन के अंदर शायद मैंने 1 लिखी थी पहली वाली प्रॉपर्टी। ठीक है, अगर आपके पास प्रोडक्ट के अंदर यहां पर 1 आ गया, i इज इक्वल टू 1 to 5, मैं अभी तो एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको, i इज इक्वल टू 1 to 5। ठीक है, अब जब यहां पर ये बताता है नंबर ऑफ टर्म्स, आप समेशन से कनेक्ट करो, वही सेम तरीके से काम चलता है। फर्क सिर्फ इतना है दोनों में कि वहां जितने भी टर्म निकलेंगे उन सब में एडिशन होगा, यहां जितने भी टर्म निकलेंगे उसके अंदर मल्टीप्लीकेशन होगा। तो आपको पता है कि अगर यहां 1 लग गया तो इसके अंदर वेरिएबल ऑफ प्रोडक्ट इज नॉट प्रेजेंट, वेरिएबल ऑफ प्रोडक्ट इज नॉट प्रेजेंट। ठीक है, प्रोडक्ट इज नॉट प्रेजेंट, बट वी विल स्टिल गेट 5 टर्म्स। 5 प्रोडक्ट वाले टर्म तो आएंगे ही, मल्टीप्लीकेशन में 5 टर्म। कैसे आएंगे वो 5 टर्म, आपको पता है। एक बार अगर आई यहां पर कहीं लिखा होता तो आप पहला टर्म लिखते तो आई की वैल्यू पुट करके लिखते, दूसरा टर्म लिखते आई की वैल्यू पुट करके लिखते। अब आई तो पुट करने के लिए है ही नहीं यहां पर, तो आप, लेकिन तब भी टर्म तो निकलेंगे और सारे टर्म कांस्टेंट आएंगे। टर्म कांस्टेंट आएंगे, इसका मतलब 1 1 1 1 और मल्टीप्लाई तो होंगे ही आपस में। कितना आता है आंसर? 1 आता है, 1 आता है। असल में ये आंसर 1 नहीं आया है, असल में तो आंसर आया आपके पास 1 की पावर में 5। वो होता 1 ही है, वो अलग बात है कि जितने नंबर ऑफ टर्म्स थे उतनी पावर चढ़ गई यहां के कांस्टेंट पे, उतनी बार खुद से मल्टीप्लाई हो गया, उतनी बार खुद से मल्टीप्लाई हो गया। देखो, इसी एग्जाम्पल को अच्छा करने के लिए मैं आपको इसी को प्रॉपर्टी को अच्छा करने के लिए दूसरा क्वेश्चन दिखाता हूं। इसके अंदर प्रोडक्ट के अंदर आपके पास i इज इक्वल टू 1 to 5 है, और अगर आपके पास 2 लगा हुआ है, ठीक है, एक बात लिखवा दूं पहले, इन प्रोडक्ट वी डू नॉट टेक कांस्टेंट आउटसाइड। कांस्टेंट एज अ कोफिशिएंट को बाहर नहीं ले जाएंगे कि आप बाहर ले जाओ इसको, नहीं। आप देखना, जब मैं पहला टर्म लिखूंगा यहां पर i इज इक्वल टू 1 रखूंगा तो यहां रखने की तो जगह नहीं है, तो टर्म जो निकल कर आएगा पहला वाला वो 2 ही निकल कर आएगा, वो 2 ही निकल कर आया। फिर आप i की वैल्यू 2 पुट करने गए तो यहां तो पुट करने की तो जगह ही नहीं आई। ठीक है, इसका मतलब वो दूसरा वाला टर्म भी कांस्टेंट, मल्टीप्लस क्यों कर रहा हूं, मल्टीप्लाई में 2 आया, फिर ये भी 2 आया, फिर ये भी 2 आया, फिर ये भी। पांचों टर्म में i की वैल्यू 1 के लिए 2 ही मिला, क्योंकि यहां पर i था नहीं, यहां पर कांस्टेंट टर्म लिखा था, कांस्टेंट टर्म आ गया। i की वैल्यू 2 के लिए भी आपको 2 मिला, i की वैल्यू 3 के लिए भी 2, i की वैल्यू 4, i की वैल्यू 5। 5 चीजों का प्रोडक्ट आ गया, और ये आपके पास देखो निकल कर आया 2 की पावर में 5, 2 की पावर में 5, क्योंकि 5 टर्म थे। 5 टर्म कैसे पता चल रहे हैं? ये पावर में क्या चीज आती है आपके पास? नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स। और बेस में क्या आता है आपके पास? जो कांस्टेंट लगा हुआ है, जो कांस्टेंट लगा हुआ है। आओ मैं आपके सामने दिखाऊं,
प्रॉपर्टी क्या है फिर? प्रोडक्ट के अंदर अगर आपके पास i इज इक्वल टू 1 to n लिखा हुआ है और यहां a लगा है, अब आपको पता है इस a के अंदर कोई भी i नहीं प्रेजेंट है, इसका मतलब ये जो हो गया आपके पास, इसके अंदर वेरिएबल ऑफ प्रोडक्ट तो है नहीं, तो i की वैल्यू पुट करने पर ये बदलेगा तो है नहीं। अगर ये बदलेगा नहीं, इसका मतलब i की वैल्यू 1 पुट करने पे भी a आएगा, 2 पुट करने पे भी a आएगा, 3 पुट करने पे भी a आएगा। पुट तो कहीं कर ही नहीं सकते, बस टर्म निकालते जाएंगे। ये n टाइम से आ गया, आपके पास जो आंसर निकल कर आएगा वो a की पावर में n निकल कर आएगा, वेयर n डिनोट्स द नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स को डिनोट करता है। इसीलिए मैं इसमें एक बात और लिखवाऊंगा इस प्रॉपर्टी में, यही प्रॉपर्टी है जो अभी लिख दी मैंने, यही आपकी प्रॉपर्टी है। आप रटने चले जाते हो, आप तो आपका बायोलॉजी का दिमाग है आपका, बायोलॉजी वैसे तो इतना रटने का सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है, आपका पता नहीं किस चीज का दिमाग है, ठीक है, आप चाहते हो मैं रट लूं। भाई इंग्लिश रटनी थी ना बचपन में, जिससे आपकी वोकैबुलरी वगैरह स्ट्रांग, आपको ग्रामर वगैरह समझ में आए, वो समझ में आता है जब आप 3rd 4th में थे, तब तो ज्यादा चीजें याद ही करनी पड़ती हैं। कुछ तो बेसिक बनाना ही पड़ेगा कि आपको पता हो डू नॉट टेक का क्या मतलब है, ठीक है। लेकिन अब नहीं रटना है, अब आप सोचने लगे यहां पर कि यहां 5 लगाए तो वहां पावर में 5 आ गया, मैं तो रटूंगा सर, ठीक है, हम तो रटेंगे। ये n लगाया है तो वहां पावर में n आ गया, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मैं बार बार वो लिख रहा हूं कि वो नंबर ऑफ टर्म्स है। अच्छा, नंबर ऑफ टर्म्स है, समझना इस बात को। अगर मेरे पास i की वैल्यू 5 से लेकर 10 में जा रही है, यहां लगा है a, ठीक है, यहां लगा है a, तो आप इसका आंसर बिल्कुल भी a की पावर में 10 मत लिख देना कि आपने ये और ये मिलाए और आपने कहा a की पावर में 10 आंसर है। बिल्कुल नहीं है a की पावर में 10 आंसर। इस तरीके के आंसर निकाल के आप गलतियां करोगे, ठीक है। मैं कितनी गलती पकड़वा सकता हूं कि आपने ये रट लिया, मुझे पता है कि बच्चे रट लेते हैं अभी, तो ठीक है, आप कोई और ही उल्टी सीधी चीज रटाओ, ठीक है। तो अब सब चीजें तो नहीं पकड़ी जा सकती, तो इसलिए थोड़ा सा दिमाग कि वहां बार बार लिख रहा हूं मैं नंबर ऑफ टर्म्स, और आपको पीछे से एक कनेक्ट करना चाहिए कि नंबर ऑफ टर्म्स इस नंबर पे डिपेंड नहीं करते, वो इस पे डिपेंड करते हैं कि ये कहां से शुरू हुआ है, कहां पर खत्म हुआ है, आई की कितनी वैल्यू है, लास्ट नंबर पे डिपेंड नहीं करते। यहां पर तो आई की वैल्यू 5 से लेकर 10 तक जा रही है, आई की लास्ट वैल्यू पुट करूंगा मैं 10, आई की वैल्यू 10, तो 10 थोड़े ही है नंबर ऑफ टर्म्स। आपको दिखाता हूं मैं कितने नंबर ऑफ टर्म्स, तो इस बात को समझना। i इज इक्वल टू 5 to 10 अगर a लगा हुआ है आपके पास, तो आप सोचोगे कि जब मैं i की वैल्यू को 5 रखूंगा तो रखने की जगह तो है ही, टर्म में सिर्फ कांस्टेंट टर्म a निकलेगा। किसके लिए निकला ये? i इज इक्वल टू 5 के लिए। फिर i इज इक्वल टू 6 के लिए भी a ही निकलेगा, कांस्टेंट टर्म में, अब तो आप समझ चुके हो, ठीक है। फिर यहाँ i इज इक्वल टू 7 के लिए भी यही निकलेगा, फिर i इज इक्वल टू 8 के लिए भी यही निकलेगा, फिर i इज इक्वल टू 9 के लिए भी यही निकलेगा, और फिर i इज इक्वल टू 10 के लिए भी यही निकलेगा। अभी भी मुझे पता है कुछ बच्चों ने लिख दिया होगा, कुछ जिनके समझ में नहीं आया वो 10 लगा चुके हैं, जिनको थोड़ी बात समझ में आई है उन्होंने 5 लगा दिया पावर में। 10 में से 5 घटाएंगे सर, 5 टर्म आएंगे, मतलब कि 5 बार a मल्टीप्लाई होगा। हम तो तेज मैथमेटिक्स करना जानते हैं सर, हमें तो कैलकुलेशन बहुत अच्छी है, हम तो तेजी से कर देंगे। आपने लिखा, मैंने दिमाग में सोच लिया कि 5 आएगा a की पावर में। भाई अब तो ये बार कई बार हो गई, अब तो कि i की वैल्यू 5 से 10 तक जा रही है तो 5 टर्म नहीं है, 1 से लेकर 10 तक 10 टर्म होंगे, ठीक है। उसमें से 1 2 3 और 4 टर्म हट चुके हैं क्योंकि 5 से शुरुआत हुई है। 10 में से 4 टर्म हटाओगे तो 6 टर्म बचेंगे, 6 टर्म, ठीक है, 6 टर्म। तो कैसे करते हैं, जब ये इसको 5 और 10 दोनों को लेना है आपको, 10 में से 5 घटा के, अगर आपसे कोई नंबर ऑफ टर्म्स पूछे यहां पर, तो नंबर ऑफ टर्म्स होगा 10 - 5 प्लस में 1, आखिरी में से शुरुआत वाला घटाओ और 1 ऐड करो, नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। तो यहां पर आपके पास 6 बार ये निकल कर आया, a की पावर में 6। देखो ये जो 10 लिखा था और जो 6 लिखा था मैच नहीं कर रहे, तो ये मैच कर जाए ये जरूरी नहीं है, मैच कर जाए जरूरी नहीं है बिल्कुल, ठीक है। 6 आया क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स 6 थे। 6 ये क्या आया? नंबर ऑफ टर्म्स। मैं ये वाली बात में इतना एम्फेसिस इसलिए दे रहा हूं कि आप नंबर ऑफ टर्म्स लिख दोगे गलत, और नंबर ऑफ टर्म्स गलत ना सीक्वेंस सीरीज के चैप्टर में आपको ऐसे गिराएगा बुरी तरह, पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है उसमें। तो एपी के अंदर सोचो आप
ये नहीं बता पा रहे कि n टर्म्स है कि n-1 टर्म्स है, तो फॉर्मूला ही बिगड़ जाएगा, उल्टे सीधे आंसर निकलेंगे। उल्टे सीधे उससे बचना है हमको। पूरा पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है, वो स्टूडेंट को समझ में नहीं आ रहा है कभी कभी कि नंबर ऑफ टर्म्स कैसे काउंट करते हैं। वहां मैं अलग से पे लिखवा दूंगा तीनों केस में कि कब आपको प्लस का 1 करना है, कब आपको माइनस का 1 करना है, कब आपको 10-5 करके छोड़ देना है, सारी बात आएगी। तो नंबर ऑफ टर्म्स। अच्छा, अब समझना बात, अगर आपके पास प्रोडक्ट के अंदर i इज इक्वल टू 0 to 10 आता है यहां पर और a आ गया होता, तो आप क्या लिखते? यहां पे 10 लगा हुआ है लेकिन 10 टर्म्स नहीं निकलेंगे अभी। आपको पता है अगर 1 से लेकर, अगर i की वैल्यू 1 से शुरू हो रही होती है तो 1 से लेकर 10 तक की गिनती में 10 टर्म आते हैं, तो 10 बार तो a निकलेगा ही। लेकिन i इज इक्वल टू 1 से नहीं शुरू हो रहा, वो 0 से शुरू हो रहा है। इसका मतलब टोटल टर्म हो जाएंगे 11। ठीक है, तो a की पावर में कितना निकल कर आएगा? 11। फिर वही दिखाऊं आपको, 10 - 0 प्लस में 1 एंड स्टार्ट 10 - 0 किया और प्लस 1 किया, कितना आ रहा है? 11 टर्म्स आते हैं। देखो आराम से, 10 - 0 प्लस 1, 1 से लेकर 10 तक गिनोगे तो 10 नंबर आते हैं। उसमें आपका i इज इक्वल टू 0 वाला टर्म भी निकलेगा। किसी के दिल में ये ना आ रहा हो सर i को 0 पुट करेंगे तो 0 आना चाहिए, भाई कहां पुट करोगे? पुट करने की तो जगह ही नहीं है कहीं, तो सिर्फ नंबर ऑफ टर्म बताने के लिए अब वो 11 निकलेंगे। इसका मतलब 11 बार a मल्टीप्लाई होगा, 11 बार a मल्टीप्लाई होगा a की पावर में 11। इतनी बात समझ में आ रही है? तो ये पहली प्रॉपर्टी आपके पास कि i की वैल्यू 1 से n तक जा रही है तो a की पावर में n। उसमें मैंने आपको समझा दिया कि नंबर ऑफ टर्म्स का क्या असर रहता है, इस बात में परेशानी नहीं होनी चाहिए। अच्छा, उसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी समझना। इसके अंदर वो तो बात है ही नहीं कि आपके कांस्टेंट आ जाएगा बाहर, वो तो हो ही नहीं। तो यहां पर चाहो तो हम लिख लेते हैं एक और, इसी में लिख तो दिया है कांस्टेंट बाहर नहीं आता, शायद मैंने लिख दिया है कहीं, वी डू नॉट टेक कांस्टेंट आउटसाइड। हाँ हो गया है। तो दूसरी प्रॉपर्टी समझना, प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर विथ रेस्पेक्ट टू, लिखता हूं विथ रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। ठीक है, क्या बात कही कि प्रोडक्ट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर जाता है। वैसे तो कायदे से तो मैथ्स में उसे डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बोलते, लेकिन इंग्लिश में समझने के लिए उसे डिस्ट्रीब्यूशन ही बोलेंगे। प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट करता है मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन में। इस बात का मतलब क्या है मल्टीप्लीकेशन का? व्हेन जनरल टर्म इज प्रोडक्ट ऑफ 2 टर्म्स या 3 टर्म्स, ठीक है, या 4 टर्म, जितने का भी प्रोडक्ट है। जनरल टर्म अपने आप में क्या हो? प्रोडक्ट हो 2 टर्म का। अच्छा, जनरल टर्म प्रोडक्ट हो आपके पास, समझते हो। अगर आपका जनरल टर्म देखो ऐसे लिखा प्रोडक्ट के अंदर i इज इक्वल टू 1 to n लिखा है यहां पर, और ये लिखा है आपका ai और यहां लिखा है bi। प्रोडक्ट का जनरल टर्म आपका ai इंटू bi है, ठीक है। तो ये चीज बराबर होती है प्रोडक्ट के अंदर ai के और यहां पर प्रोडक्ट के अंदर bi के, वेयर i इज इक्वल टू 1 to n, i इज इक्वल टू 1 to n। ठीक है, आप कहोगे ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेगा? ये एडिशन नहीं है, ये समेशन नहीं है जो नहीं करेगा डिस्ट्रीब्यूट, ये प्रोडक्ट है, ये करेगा डिस्ट्रीब्यूट। ठीक है, ये एक चीज हुई, इसका प्रूफ समझना। LHS देखते हैं, एग्जाम्पल से दिखाता हूं आपको n चीजों को कौन करेगा। प्रोडक्ट में आपके पास i इज इक्वल टू 1 2 3 लिखा हुआ है यहां पर, ai bi ये लिखा हुआ मेरे पास। अच्छा, ai bi ये मेरे, ये LHS माना मैंने। अगर ये LHS है तो आपको पता है i की वैल्यू जब 1 पुट करूंगा तो a1 b1 निकलेगा, i की वैल्यू 2 पुट करने पर आपका a2 b2 निकलेगा, और 3 पुट करने पर आपका a3 b3 निकलेगा। अब अगर बीच में से ये ब्रैकेट के डंडे हटा दूं, ये तो शोबाजी के लिए लगा रखे हैं बस, इसका काम क्या है?
अगर आपने ये हटा दिया तो आपके पास लिखा है A1 B1 A2 B2 A3 और B3, यही तो लिखा है। प्रोडक्ट में आप लगाओ चाहे मत लगाओ ब्रैकेट को भी। अच्छा, अब आपको पता है प्रोडक्ट में ऐसा तो है नहीं कि ये और ये मल्टीप्लाई करने तो पहले यही मल्टीप्लाई करना है बाद में वो मल्टीप्लाई करना है। प्रोडक्ट तो कम्यूटेटिव होता है, सब ए को एक साथ ले लिया मैंने, सब बी को एक साथ ले लिया, A1 A2 A3, और इधर ले लिया मैंने B1 B2 B3। आपको पता है ये प्रोडक्ट और ये प्रोडक्ट तो सेम है मल्टीप्लीकेशन में। अच्छा, ये जो तीन चीजों का प्रोडक्ट लिख गया है इसको मैं अपने प्रोडक्ट के सिंबल के साथ लिखूंगा। प्रोडक्ट में आपके पास लिखा हुआ AI और I इज इक्वल टू 1 2 3, लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता इसको आप देखो, I की वैल्यू 1 पुट करोगे A1 निकलेगा, 2 पुट करोगे A2 और 3 पुट करोगे तो A3, और प्रोडक्ट का साइन है तो तीनों मल्टीप्लाई होंगे, वही लिखा था। वहां पे 3B का प्रोडक्ट हो रहा है, प्रोडक्ट के अंदर आपके पास I इज इक्वल टू 1 2 3 और यहां पर BI, तो प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट कर जाता है, ये वाली वैल्यू उसकी वैल्यू के बराबर हो गई, डिस्ट्रीब्यूट कर जाता है। इतनी बात में परेशानी नहीं होगी, देखो ठीक है, इसी में बात समझना। और एक एग्जांपल समझो, अगर आपके पास LHS में लिखा हुआ है प्रोडक्ट के अंदर I इज इक्वल टू 1 2 3 और यहां लगा था आपकी बात AI अपॉन BI, तो इसकी जो वैल्यू निकल कर आएगी देखना, I की वैल्यू आप 1 पुट करोगे A1 अपॉन B1 निकलेगा, इनटू जब I की वैल्यू 2 पुट करोगे तो A2 अपॉन B2 निकलेगा, इनटू यहां पर A3 अपॉन B3 निकलेगा। इसका मतलब आपके पास ऊपर लिखा हुआ है A1 A2 और A3 और नीचे लिखा हुआ है आपके पास B1 B2 और B3, यही तो लिखा है। ये A1 A2 A3 तीन चीजों का प्रोडक्ट है, इसको मैं प्रोडक्ट के सिंबल के साथ लिख सकता हूं। तीन चीजों का प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट के सिंबल के साथ लिखा जा सकता है, बिल्कुल प्रोडक्ट के सिंबल के साथ आपने लिख दिया I इज इक्वल टू 1 2 3 AI, प्रोडक्ट के अंदर I इज इक्वल टू 1 2 3 BI। तो आपने देखा कि अगर मेरे पास जो जनरल टर्म था वो अपने आप में खुद डिवीजन में था, तो ये प्रोडक्ट का साइन ऊपर और नीचे बट जाएगा, ऊपर अलग चला गया और नीचे अलग चला गया, ऊपर का प्रोडक्ट अलग नीचे का प्रोडक्ट अलग। तो यहां से अगर मैं प्रॉपर्टी लिखना चाहूं तो वो जो प्रॉपर्टी थी कि डिवीजन में डिस्ट्रीब्यूट करता है, तो समेशन के अंदर प्रोडक्ट के अंदर I इज इक्वल टू 1 to N, और यहां पर अगर आपके पास लगा AI अपॉन BI कि जनरल टर्म इज अ डिवीजन ऑफ टू टर्म्स, मतलब क्वोशिएंट ऑफ टू टर्म्स, एक इस टाइप से ऐसे बोल दो। तो ये जो प्रोडक्ट है ये दोनों में प्रोडक्ट जाएगा ऊपर, ये बन गया आपके पास प्रोडक्ट AI I इज इक्वल टू 1 to N ऊपर, और नीचे भी प्रोडक्ट जाएगा प्रोडक्ट के अंदर I इज इक्वल टू 1 to N और यहां पर बन जाएगा आपके पास BI। इसका मतलब ये हुआ कि न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में अपना अपना प्रोडक्ट चला गया, अपना अपना प्रोडक्ट चला गया, इसका मतलब प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। किसके अंदर हुआ ये हुआ मल्टीप्लिकेशन में और डिवीजन में। इतनी बात में देखो परेशानी नहीं होगी, ठीक है। आओ तीसरी प्रॉपर्टी देखो, प्रोडक्ट के बारे में क्या बात करनी है कि प्रोडक्ट डज नॉट डिस्ट्रीब्यूट, बड़ा बड़ा लिख दूं कभी आंखों में ना आए, डिस्ट्रीब्यूट ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता। बात का मतलब क्या है? बात का मतलब ये है कि अगर आपके पास प्रोडक्ट में I इज इक्वल टू 1 to N लिखा है और यहां पर आपके पास AI प्लस में BI लिखा है, AI प्लस में BI, तो क्या है कि जनरल टर्म अब की बार दो चीजों का सम है, तो ऐसा नहीं होगा कि ये वाला प्रोडक्ट अंदर मल्टीप्लाई हो अंदर चला जाए। मतलब अंदर चलाने का मतलब ये है कि इसके डिस्ट्रीब्यूट होने का मतलब ये है कि इस टर्म के पास अपना प्रोडक्ट आ जाए, प्लस साइन के साथ इस टर्म के साथ अपना प्रोडक्ट आ जाए। ऐसा नहीं होगा। मतलब क्या नहीं होगा कि प्रोडक्ट के अंदर AI बन जाए प्लस में आपके पास प्रोडक्ट के अंदर BI बन जाए, I इज इक्वल टू 1 to N, I इज इक्वल टू 1 to N। इसी बात का तो मतलब हुआ ना कि प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट हो गया, जैसे समेशन होता था वैसे। लेकिन
यहां क्या बात लिखी है कि डज नॉट डिस्ट्रीब्यूट। डज नॉट डिस्ट्रीब्यूट का मतलब ये दोनों टर्म बराबर नहीं होंगे, कि ऐसा नहीं है कि जनरल टर्म अगर दो चीजों के सम में लिख दिया है तो प्रोडक्ट दोनों टर्म पे अपना अपना चला जाएगा, बीच में सम ही रहेगा, ऐसा नहीं होता है। और सेम चीज आपके पास सब्ट्रैक्शन के लिए, यहां माइनस बराबर नहीं होंगे। एग्जाम्पल से देखो बात, अगर आपके पास एग्जाम्पल देखना LHS में, बल्कि ऐसे था, इधर लिखा मैंने प्रोडक्ट के अंदर I इज इक्वल टू 1 2 3 और यहां पर लगा AI प्लस में BI, और इधर मैंने लिखा प्रोडक्ट के अंदर I इज इक्वल टू 1 to N 1 to 3 और यहां लगाया कि भाई AI और प्लस में प्रोडक्ट के अंदर I इज इक्वल टू 1 to 3 और यहां पर लगाया BI। ठीक है, एक LHS है आपका इधर वाला, एक RHS है, दोनों की वैल्यू बराबर नहीं आनी चाहिए। तो पहले तो आपने इसको खोला, आपने कहा I की वैल्यू सर 1 पुट करेंगे, किस में करेंगे? जहां जहां I लिखा है सब जगह करोगे I की वैल्यू 1। I की वैल्यू 1 पुट करोगे तो ये तो A1 प्लस में B1 निकलेगा, बिल्कुल ब्रैकेट लगा देते हैं, ये वाली वैल्यू A1 प्लस में B1 निकलेगी। आप कहोगे हम तो पढ़ रहे हैं प्रोडक्ट, तो हमारा एडिशन क्यों आया? अरे ये दो टर्म नहीं है, ये I की दो वैल्यू के बाद नहीं आया है, ये I की पहली ही वैल्यू का पूरा टर्म ही ऐसा है। ऐसा नहीं है कि ये I की दो अलग अलग वैल्यू के लिए आया है और मैंने एडिशन कर दिया है बीच में, ऐसा नहीं हुआ है। जनरल टर्म की शक्ल ऐसी ही थी, वो ऐसी ही निकलेगी। फिर I की वैल्यू 2 पुट करूंगा, ये A2 बन जाएगा, ये B2 बन जाएगा, तो आपको A2 प्लस B2 आएगा और वो पिछले टर्म से मल्टीप्लाई होंगे। ये पहला टर्म, ये दूसरा टर्म, I की वैल्यू पुट करने पर, और फिर आपके पास क्या आएगा? A3 प्लस में B3। ठीक है, और अगर आप इसको ओपन करोगे तो खैर इसके अंदर तो बहुत सारे टर्म निकलेंगे, उधर देखते हैं। उधर आपके पास क्या बनकर आएगा? यहां निकलेगा आपके पास A1 A2 और A3। ये कैसे निकाला? अरे प्रोडक्ट में AI लिखा था, I की वैल्यू 1 पर A1 फिर A2 फिर A3, तीनों का मल्टीप्लिकेशन प्लस साइन के साथ, ये बीच में जो प्लस लगा था, इसके बाद B1 B2 और B3। अब आप दोनों वैल्यू को देखो, इसके अंदर A1 A2 का टर्म आएगा, लेकिन इसके अंदर A1 B2 का भी टर्म आएगा, और A1 B2 तो सिर्फ इन दोनों से ही आया है, वो मल्टीप्लाई होंगे यहां पर B3 से, तो A1 B2 B3 आएगा, वो तो कहीं नहीं है उधर। तो LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, नॉट इक्वल टू RHS। इतनी बात पे ध्यान देना है हमको, ठीक है? ये चीज बराबर नहीं होती। ठीक है, उसके बाद एक नोट में जनरल बात क्लियर पुट डलवा देता हूं यहां पर। वी कैन नॉट टेक कॉमन इन द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टर्म्स as we take common in addition। ठीक है, हम कॉमन नहीं ले सकते मल्टी, ये इसके लिए नहीं लिखवा रहा है, इसके लिए भी ट्रू है, बाकी सब जगह के लिए भी ट्रू है। हम कॉमन मल्टीप्लिकेशन में वैसे नहीं ले सकते जैसे हम कॉमन लेते हैं एडिशन में। मल्टीप्लिकेशन में वैसे कॉमन नहीं ले सकते जैसे हम कॉमन लेते हैं एडिशन में। इस बात का क्या मतलब है? बहुत काम की चीज है, आपका कंफ्यूजन इससे दूर होना चाहिए। अगर मेरे पास 2 + 4 + 6 + 8 लिखा है एडिशन में, और 2 × 4 × 6 × 8 लिखा है, ध्यान देना, यहां पे आप सोचोगे चारों टर्म में से मैं 2 कॉमन निकाल सकता हूं, तो यहां 1 + 2 + 3 + 4 बचेगा। और अगर आपने सोचा कि यहां पर मैं चारों टर्म में से 2 कॉमन निकाल के 1 × 2 × 3 × 4, 2 निकल गया यहां से, यहां बचा 1, यहां बचा 2, यहां बचा 3 और यहां बचा 4, तो ये नहीं कर सकते आप, ये आप नहीं कर सकते, कैन नॉट। ठीक है, ये आप नहीं कर सकते, ये गलत है, ये गलत आया आंसर। आप मल्टीप्लिकेशन करके देख लो, मल्टीप्लिकेशन आप करोगे 8 आया है, ठीक है, 8 × 6 48, 48 × 8 आया निकल के। अच्छा, 48 × 8 कितना होता होगा? ये मेरे ख्याल से 300 एंड समथिंग। 48 × 8
ये वैल्यू कितनी है आपके पास 48 इंटू 8, देखो अच्छी खासी बड़ी वैल्यू है। जरा इसको देखना, ये पूरा प्रोडक्ट जो आया आपके पास, ये कितना आया आपके पास 24 और उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा 2, ये पूरा प्रोडक्ट आया सिर्फ 48। अगर आपने ऐसा कर दिया होता तो ये इसका आंसर 48 बचा, और ये अपने आप में 48 इंटू 8 पता नहीं कितना बड़ा आंसर है ये तो। ठीक है, बना लगा ही देते हैं, 4 6 कैरी चला गया आपके पास 38, 384 आया। तो असलियत में इनका प्रोडक्ट था 384, और अगर आपने 2 को ऐसे कॉमन निकाल के रख दिया ना तो ये बन जाएगा आपके पास सिर्फ 48, मतलब गलत हो जाएगा। यहां एडिशन में आप निकाल सकते हो, तो वो हरकत मत करना कभी कि हमने 1 2 निकाल लिया। जब आपके मल्टीप्लीकेशन में कॉमन निकलता है ना, ऐसा नहीं है कि हम निकाल नहीं सकते उसके अंदर से, लेकिन वो अलग तरीके से है। मैंने कहा ऐसे नहीं निकाल सकते जैसे एडिशन में करते हैं। यहां आंसर पे कोई असर नहीं है, यहां आप देख लो 20 आ रहा है आंसर, ऊपर का सम देखो 20 आ रहा है, नीचे का सम देख लो 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 कितना 10, 10 × 2 20, यहां तो निकालते ही। अगर आपको इसमें से कॉमन निकालना है तो हर टर्म में से 2 निकलेगा, तो एक इसमें से 2 निकलेगा, इसमें से निकलेगा, इसमें से निकलेगा, बल्कि मैं ऐसे लिख देता हूं 2 × 1, 2 × 2, 2 × 3 और 2 × 4, ऐसे ही तो लिखा है। ये सब टर्म आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, पहले वाले का 2, दूसरे वाले का 2, तीसरे वाले का 2 और चौथे वाले का 2, है तो चारों में 2। ये चारों 2 आपस में मल्टीप्लाई हो गए, 2 की पावर 4 बनाएंगे, और तब आप लिख सकते हो 1 × 2 × 3 × 4। एक ये वाला 2, एक ये वाला 2, एक ये वाला 2 और एक ये वाला 2, ये चारों 2 आपस में मल्टीप्लाई हो गए, तो 2 की पावर में 4 बन गया। अब अगर आप देखो तो ये बना हुआ है आपके पास 24 और ये बना हुआ है 16, तो 24 × 16 आया है, और 24 × 16 का मतलब ये हुआ कि 48 × 8, 24 × 16 का मतलब ये होता है 24 में 2 मल्टीप्लाई कर दिया और 16 में से 2 हटा दिया, और 48 × 8 आपका आंसर था। तो समझ रहे हो, हर एक टर्म में से आपने 2 को अलग किया और सारे 2 आपस में मल्टीप्लाई होंगे, इस तरीके से बाहर आता है, इस तरीके से। लेकिन वो तरीका की बात ठीक है, वो आपको वो कोई परेशानी नहीं है, वो अगर लिख दिया मैंने तो वो तो आप समझ जाओगे कि हाँ क्या किया। लेकिन आप खुद करने में ये मत करने लगना कि एक बार निकाल दिया 2, ये एडिशन नहीं होता है। कौन सा प्रोडक्ट सर, ये आप इस सिंबल प्रोडक्ट की बात कर रहे हो क्या? नहीं नहीं, फिर बता रहा हूं, इस सिंबल प्रोडक्ट, सिर्फ इस सिंबल प्रोडक्ट की बात नहीं कर रहा मैं दुनिया के सारे मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहा हूं। मैं सिर्फ इस टॉपिक की बात नहीं कर रहा, मैं दुनिया के सारे मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहा हूं। कभी भी आपके पास 4-5 चीजें मल्टीप्लाई हो रही हो, चारों में आपको एक चीज कॉमन दिख रही है, आप उसे एक बार नहीं निकालोगे, ठीक है? अगर हर एक में से कॉमन है तो जितने टर्म में वो कॉमन है उतनी पावर चढ़कर आएगा बाहर, ठीक है? इतनी बात में परेशानी नहीं होगी आपको। आओ क्वेश्चन देख लेते हैं फिर। दोनों के टॉपिक के क्वेश्चन लगाता हूं, एक आध क्वेश्चन देखते हैं, उससे ज्यादा तो क्या ही करेंगे। कि अगर आपके पास क्या है समेशन के अंदर, समेशन ही बना रहा हूं, k = 1 to 5 में यहां पर 3k + 2 आया है, ऐसे लिखते हैं 3k + 2, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? वैल्यू कितनी होगी? मेथड 1 समझना, मेथड 1 समझना। मेथड 1 क्या है इसके अंदर कि आप k की, आपने कहा सर हम तो एक्सपेंशन करेंगे, k = 1 to 5, यहां पर 3k + 2 एक्सपेंशन करेंगे, तो एक बार k की जगह पर पुट करूंगा 1, तो यहां निकल कर आएगा आपके पास 3 के साथ 1 और प्लस में 2, एक टर्म। दूसरा टर्म कैसा आएगा? k की वैल्यू आप 2 पुट करोगे, k की वैल्यू 2 पुट करोगे तो यहां 3 के साथ 2 और प्लस में 2, और इन दोनों टर्म में एडिशन, ठीक है? इस पूरे टर्म में k एक ही जगह है, इस पूरे टर्म को निकाल रहे हैं बाहर। फिर उसके बाद आपके पास, आपको पता है 3 पुट करोगा, 3 के साथ 3 प्लस में 2, फिर यहां पर 3 के साथ 4 और प्लस में 2, और फिर यहां पर आपके पास 3 के साथ 5 और प्लस में 2, 3 के साथ 1, 3 के साथ 2, 3 के साथ 3, 3 के साथ 4, 3 के साथ 5। अच्छा ठीक है, 5 टर्म हो गए, निकाल सकते हो आंसर, ऐसे सॉल्व कर सकते हो आप। ये 5 आएगा, वो आपके पास 6 + 2 8 आएगा, ये आपके पास 9 + 2 11 आएगा, ऐसे करके आप सॉल्व कर लो। मुझे उसका आंसर नहीं चाहिए, आपको पता है ना, तो अब एडिशन करना है, एडिशन तो आप खुद कर लोगे। मैं बस ये जानना चाह रहा हूं कि मेथड 2 देखना है इसके अंदर।
मेथड 2 क्या है? मेथड 2 ये है कि आपने समेशन की प्रॉपर्टी लगाई, यहां लिखा है 3k और प्लस में 2। जनरल टर्म अपने आप में दो चीजों का सम लिखा हुआ है। अगर जनरल टर्म दो चीजों का सम लिखा हुआ है तो आपको पता है कि समेशन जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, समेशन डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, एडिशन में डिस्ट्रीब्यूट है, इस पे अलग समेशन और उस पे अलग समेशन। समेशन के अंदर यहां पे बचा 3k, k इज इक्वल टू 1 to 5, और यहां पर प्लस में समेशन के अंदर k इज इक्वल टू 1 to 5 के साथ यहां पर क्या बचा 2। कोई परेशानी की बात नहीं। अब आपको पता है कि ये जो कांस्टेंट लगा हुआ है, कांस्टेंट k का जो कोफिशिएंट, ये बाहर आ जाता है समेशन के, ये बाहर आ गया। एक प्रॉपर्टी के बाद, डिस्ट्रीब्यूशन के बाद दूसरी प्रॉपर्टी। समेशन के अंदर यहां पर k इज इक्वल टू 1 to 5 में यहां पर बचा है k सिर्फ, और वहां पर आपके पास 2 बाहर आ चुका है, और समेशन के अंदर k इज इक्वल टू 1 to 5 में यहां बचा है सिर्फ 1। कांस्टेंट को बाहर निकालो, 1 बचा। अच्छा, आपको इसकी वैल्यू तो अच्छे से पता है। अगर k की वैल्यू 1 से लेकर 5 तक जा रही, इसका मतलब 5 टर्म है, पांचों टर्म में 1 आएगा। 1 + 1 + 1 कितनी बार आएगा? 5 बार आएगा। 5 बार 1 आता है तो आंसर कितना निकलेगा? 2 तो पहले से लिखा था, इनटू में यहां पर 5 इसका आंसर, प्लस साइन के साथ। हाँ भाई, ये 3 लिखा हुआ है पहले से। k की वैल्यू जब 1 पुट करूंगा तो 1 निकलेगा, 2 पुट करूंगा तो 2 निकलेगा। कितना आंसर निकल कर आएगा आपके पास? 1, और फिर क्या आएगा? प्लस में 2, फिर क्या आएगा? प्लस में 3, फिर प्लस में 4, फिर प्लस में 5। एक बार k की जगह 1 पुट करूंगा तो 1 आएगा भाई, k लिखा है ना यहाँ जनरल टर्म में। फिर 2 पुट किया जाएगा k की जगह तो 2 आएगा अगला वाला, फिर 3 पुट किया जाएगा तो यहां भी तो पुट करेंगे तो 3 आएगा। k की जगह 4 तो चौथा टर्म आने वाला है, और यहां भी कितना आएगा? वो 4। अब आपको पता है ये सम आपके पास 15 लिखा है, तो 3 × 15 प्लस में 2 × 5 मतलब के 10, 55 निकल कर आया आंसर, है ना। 45 + 10 55 निकल कर आया। बात में परेशानी नहीं होगी कुछ? अच्छा, इतनी बात में क्लैरिटी है। उसके बाद देखना कोई थोड़ा सा बेहतर क्वेश्चन है क्या हमारे पास? समीशन के अंदर, सॉरी प्रोडक्ट के अंदर, प्रोडक्ट के अंदर k की वैल्यू 1 से लेकर 5 तक, 2 की पावर में k, 3 की पावर में k, 2 की पावर में k और 3 की पावर में k, मल्टीप्लीकेशन में लिख दिया यहां। अच्छा, अगर मैंने मल्टीप्लीकेशन में लिख दिया तो इसकी वैल्यू पूछी गई है, तो आपको पता है कि आप इसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो। k इज इक्वल टू 1 to 5। आपके पास एक तरीका है कि 2 × 3 की पावर में आपने k कर लिया। ये प्रॉपर्टी होती है ना एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी तो आपने नहीं पढ़ाई सर। अरे प्रोडक्ट की नहीं प्रॉपर्टी है, एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी, कि इसकी पावर में भी k लगाए, इसकी पावर में भी k लगाए, तो मल्टीप्लाई कर दिया, पावर ऊपर चढ़ा दी। इसका मतलब आपके पास क्वेश्चन क्या लगा है? प्रोडक्ट के अंदर k इज इक्वल टू 1 to 5 और 6 की पावर में k। हाँ, ये लगा है। अरे ये तो बहुत सिंपल, ये कितना निकल कर आएगा? 6 की पावर में 1 प्लस में 6, अरे सॉरी प्लस नहीं, इंटू 6 की पावर में 2 इंटू 6 की पावर में 3 इंटू 6 की पावर में 4 इंटू 6 की पावर में 5, मतलब 6 की पावर में 15। जी क्या कर दिया? देखो बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 कितना आएगा? 15। एक तरीका होता है, और क्या तरीका है? और आपके पास मेथड 2 क्या है कि आपने प्रॉपर्टी लगा दी कि प्रोडक्ट के अंदर आपके पास k इज इक्वल टू 1 to 5, अगर 2 की पावर में k इंटू में 3 की पावर में k लिखा था, तो आप इसे प्रोडक्ट के अंदर k इज इक्वल टू 1 to 5, 2 की पावर में k मल्टीप्लाइड बाई प्रोडक्ट के अंदर k इज इक्वल टू 1 to 5 और 3 की पावर में k लिख सकते हो। अच्छा हाँ, लिख तो सकते हैं। प्रॉपर्टी कहती है कि जो प्रोडक्ट होता है वो मल्टीप्लीकेशन में बढ़ जाता है। अगर जनरल टर्म आपका दो चीजों के मल्टीप्लीकेशन में लिखा है तो इसके पास अपना प्रोडक्ट, उसके पास अपना प्रोडक्ट। अच्छा, क्या निकल कर आएगा ये सोचो। 2 की पावर k आपके पास निकल कर आएगा 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 5। ऐसी 3 की पावर क्या निकल कर आएगा आपके पास? 3 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 5। यही तो 5 टर्म आएंगे, सब टर्म आपस में मल्टीप्लाई होते हुए आ गए। अच्छा, ये 2 वाले टर्म्स में आपको पता है बेस सेम है,
तो पावर ऐड होगी, पावर ऐड होगी, मैं लिख देता हूं एक बार 1 + 2 + 3 + 4 + 5। ऐसे ही यहां 3 वाले में भी बेस सेम है, पावर ऐड होगी 1 + 2 + 3 + 4 + 5 हो गई पावर ऐड। या आपके पास 1 से लेकर 5 तक का सम लिखा हुआ है, क्या करें इसको, 2 की पावर में 15 इंटू 3 की पावर में 15, आपको पता है ये अपने आप में 6 की पावर में 15 बन जाएगा। ठीक है, आपको पता है इसको क्या लिखा जा सकता है, ये क्वेश्चन हो चुका है, ये मैं सिर्फ दिखा रहा हूं कि कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो सकती है। ये जो आंसर निकल कर आया आपके पास 2 की पावर में 5 चीजों का सम लिखा है समेशन के अंदर, r = 1 to 5 और यहां पर लगा है r की वैल्यू 1 पुट करोगे, 2 पुट करोगे, 3 पुट करोगे, 4 पुट करोगे, 5 पुट करोगे, सबका सम आ जाएगा। इनटू यहां पर 3 की पावर में लगा हुआ आपके पास समेशन में r = 1 to 5 और यहां पर r, ऐसे लिखा जा सकता है। 2 की पावर में समेशन लगा दिया, अरे समेशन तो हर उस जगह लग सकता है जहां सम है। यहां 5 चीजों का सम दिख रहा है मुझे, मैंने लगा दिया समेशन। कितनी देर लगनी है समेशन लगाने में, लगा दिया। तो ये क्यों कर रहे हैं, तो क्वेश्चन बड़ा हो रहा है, अभी तो बेकार है करना, ये तो मैं आपको दिखा रहा हूं कि ऐसे भी लिखा जा सकता है कि 2 की पावर में समेशन लगा दिया मैंने। अच्छा अभी तो बेकार, अभी तो आपको पता है 15 है, लेकिन ऐसे लिखकर आ तो सकता ही है पहले से। वो ऐसे ना लिखना चाहें 1 से लेकर 5 तक, तो जगह ज्यादा घिरती है वो लिखने में, ये लिखने में जगह कम घिरी गई। आपकी किताब में ऐसा लिखा है, आप यहीं घबरा गए, ये तो पावर में समेशन। अरे समेशन तो सम होता है ना, और सम का एक नंबर आता है निकल के, पावर में एक नंबर लिखा है, वो पावर में नंबर ही लिखा जाता है, क्या परेशानी है। तो किसकी वैल्यू निकाल दी है मैंने, ये मैंने प्रोडक्ट में k = 1 to 5 और 2 की पावर में k और 3 की पावर में k की वैल्यू ये हो गई। सर यहां तो वेरिएबल k था, वहां आपने r बना दिया, ये इस प्रोडक्ट का वेरिएबल है अलग चीज, वो उस समेशन का वेरिएबल है वो अलग चीज है। अब उसे भी k लिख दो, सब बात बराबर है। वो अलग इंडिविजुअली कहीं पड़ा हुआ है, ये इंडिविजुअली कहीं पड़ा हुआ है। तो ये सब बात में परेशान नहीं होना है, इतनी बात में क्लैरिटी है। अच्छा इसके अंदर लास्ट चीज और देख लो बस, फैक्टोरियल के बारे में। ठीक है, फैक्टोरियल अपने आप में क्या चीज होती है, अगर आप ध्यान दो, मैंने आपको थोड़ा सा बताया तो ये कि आपके पास जो 5 फैक्टोरियल होता है वो आपके पास 5 × 4 × 3 × 2 × 1, इसका नाम था कंटिन्यूड प्रोडक्ट, लगातार प्रोडक्ट चल रहा है ये, 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5। अगर आपके पास प्रोडक्ट बहुत सारे टर्म प्रोडक्ट में आ रहे हैं तो प्रोडक्ट का सिंबल लग सकता है, उसी से डिनोट करने जा रहा हूं बस। फैक्टोरियल इज continued product of first n natural numbers। ये फर्स्ट n का क्या मतलब है कि आपको कंटिन्यूड प्रोडक्ट लेना है, मतलब वो प्रोडक्ट का सिंबल बनाना है, लेकिन उस प्रोडक्ट के सिंबल में 0 से भी बात शुरू हो सकती है, यहां पे नहीं, असलियत में प्रोडक्ट के सिंबल में। और मैंने तो कभी कहा था कि प्रोडक्ट लगा के 5 से शुरू कर दिया था, इसीलिए उन्होंने कहा फर्स्ट n नेचुरल नंबर के पहले नेचुरल नंबर से स्टार्टिंग करनी है। फैक्टोरियल की शुरुआत पहले नेचुरल नंबर से होती है, हो गई 1 से, 1 2 3 4 5। तो ये कह रहा फर्स्ट n, पहले n नेचुरल नंबर। n क्या है, जिस नंबर का आप फैक्टोरियल लेने जाओगे वो n है। अगर आप 5 का फैक्टोरियल लिखने जा रहे हो तो ये बोलते फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, वेयर n इज एनी नेचुरल नंबर, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, तो पहले 5 नेचुरल नंबर का कंटिन्यूड प्रोडक्ट है। इतनी बात में परेशानी नहीं होगी। एग्जाम्पल ये जो लिखा हुआ है आपके पास, 5 फैक्टोरियल इज कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, फर्स्ट 5
नेचुरल नंबर्स। ठीक है, मैं आपको बता चुका हूं सिंबल वगैरह सब, फैक्टोरियल कैसे काम करता है, उसकी मुझे परेशानी नहीं है, मुझे बस इसको प्रोडक्ट में लिखना है, समझना भाई। आप 7 फैक्टोरियल के बारे में जानते हो, किसके बारे में जानते हो, एग्जाम्पल समझना पहले। सर जानते तो हैं 7 फैक्टोरियल के बारे में, क्या चीज होती है, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। मैंने कहा था फैक्टोरियल को रिप्रेजेंट करने का स्टैंडर्ड तरीका ये होता है कि आप सब जो यहाँ 7 लिखा है तो 7 से शुरुआत करो और फिर घटाते हुए चले और डिक्रीजिंग का। लेकिन अभी मैं समझाने के लिए 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7, आपको पता है चाहे मैं ऐसे लिख दूं चाहे मैं ऐसे लिख दूं वैल्यू तो बराबर ही है। ये स्टैंडर्ड वे है, भले ये नॉन स्टैंडर्ड वे हो लेकिन वैल्यू तो सेम आ रही है दोनों की। अच्छा, और अगर आप इसको देखो तो ये अपने आप में कंटिन्यूड प्रोडक्ट है, ये चीज जो लिख गई अगर ये कंटिन्यूड प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट, ठीक है, मैंने इसको लिखा 7 फैक्टोरियल को प्रोडक्ट के अंदर n इज इक्वल टू 1 to 7 और यहां पर लगा दिया मैंने n का फैक्टोरियल, सॉरी n का फैक्टोरियल नहीं n। अब की बार मैंने प्रोडक्ट का वेरिएबल क्या ले लिया n, यहां पर सिर्फ n लिखा है, मतलब एक बार n की वैल्यू 1 पुट करूंगा ये निकल आएगा, एक बार n की वैल्यू 2 पुट करूंगा तो ये निकल आएगा, 3 पुट करूंगा तो ये, 4 पुट करूंगा 5 6 और 7, और वो जो सारे टर्म n की वैल्यू पुट करने पर निकल कर आएंगे वो आपस में क्या होंगे, मल्टीप्लाई, क्योंकि प्रोडक्ट लगा हुआ है। अच्छा ऐसे लिखा जाएगा, हाँ और दिखाओ सर। और अगर आपसे कोई पूछ ले कि 100 फैक्टोरियल कितना होगा, कहोगे बहुत आसान, प्रोडक्ट के अंदर k इज इक्वल टू 100 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है कि 1 से लेकर 100 तक सारे नंबर का प्रोडक्ट। k की वैल्यू 1 से, यहां पे तो k लगा है सिर्फ और यहां पे लगा है आपके पास 100। k की वैल्यू 1 से लेकर 100 तक पुट करूंगा तो k की वैल्यू 1, k की वैल्यू 2, k की वैल्यू 3, सारे टर्म मल्टीप्लाई 1 इंटू 2 इंटू 3, 100 फैक्टोरियल के बराबर आएगा। यहां पे ये बात, यहां पे ये और ये सेम होते हैं, ये और ये सेम होते हैं, क्योंकि आपको 100 का फैक्टोरियल चाहिए तो 1 से लेकर शुरू तो 1 से ही करना है और 100 तक जाना है लास्ट टर्म। ठीक है, इसका मतलब अगर हम आपसे कोई पूछ ले कि n फैक्टोरियल कितना होता है तो आप बोलोगे कि सर n फैक्टोरियल तो आपने बताया था कि n होता है, फिर n-1 होता है, फिर उससे एक और छोटा टर्म n-2 होता है, फिर चलते जाते हैं। और क्योंकि ये फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर होते हैं तो अगर मैं डिक्रीज करता जाऊंगा तो आखिरी टर्म तो 1 ही आना है इसका। नेचुरल नंबर होते हैं ना शुरुआत से, तो 1 से पहले 3 आएगा, 2 आएगा, उससे पहले 3 आएगा और 1। तो अगर आप इसे वहां से देखो तो 1 इंटू 3 इंटू से लेकर कहां तक, n तक का प्रोडक्ट। फैक्टोरियल आप पढ़ चुके हो, दोबारा क्या बताऊं, ठीक है, n फैक्टोरियल ही आ गया। आप कहोगे अच्छा ठीक है तो इसको तो वैसे ही लिखते हैं, यहां पर आपका 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 से चलते जा रहे हैं, यहां पर n-2 और यहां पर आ रहा है n-1 और यहां पर आ रहा है n, बस n। n अगर नेचुरल नंबर है तो n-1, अगर नेचुरल नंबर में से एक नंबर घटा दूं, किसी बड़े नेचुरल नंबर में से एक नंबर घटा दूं तो नेचुरल नंबर ही आता है, 2 घटा दूं तो भी नेचुरल आता है। अब क्योंकि मुझे n पता नहीं होता है इसलिए मुझे इसको n-1 लिखना पड़ता है और इसको n-2 लिखना पड़ता है। ठीक है, आपको अगर n की वैल्यू पता होती कि 12 है तो आप इसको 12-1 थोड़ी लिखते, डायरेक्ट 11 लिखते, लेकिन 11 होता तो 12-1 ही है। अच्छा, अब आपको दिख गया ये तो सर कंटिन्यूड प्रोडक्ट है, हाँ 1 से शुरू हो रही गाड़ी कहां तक जा रही है, n तक। प्रोडक्ट के अंदर आपके पास r इज इक्वल टू 1 to n, ठीक है, और यहां पर क्या लग गया आपके पास r, ये वैल्यू किसके बराबर होती है, n फैक्टोरियल की। कि r की वैल्यू एक बार 1 पुट करूंगा, एक बार 2 पुट करूंगा, एक बार 3 पुट करूंगा, से लेकर कहां तक पुट करता रहूंगा, n तक पुट करता रहूंगा, तो ये सब चीजों का प्रोडक्ट आ जाएगा। इतनी बात में तो कोई परेशानी नहीं है। इसका यूज होगा बीच बीच में, ऐसा नहीं है कि ये अपने आप में खुद ही एक ऐसा है जिसके ऊपर बहुत सारे आपको क्वेश्चन करने हैं, आपको ये सब पता होनी चाहिए बात। तो फैक्टोरियल को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, इतनी बात में परेशानी नहीं होगी आपको। बाकी फिर आगे की चीज बेसिक मैथ्स की हम नेक्स्ट टर्न पे देखते हैं।